क्या सभी शीर्ष स्तरीय ब्लड लाइन अद्वितीय हैं? तलवार सम्राट, तीर आदरणीय और मूर्ति सम्राट ब्लड लाइन से अस्तित्व में नहीं हो सकते हैं, आप केवल एक ही चुन सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। माइरियाड बीस्ट्स ब्लड लाइन, थंडरक्लैप लेपर्ड ब्लड लाइन और अन्य बॉडी टाइप ब्लड लाइन को केवल एक ही चुना जा सकता है। और असंख्य फूलों की ब्लड लाइन जैसी टाइप ब्लड लाइन का समर्थन करें, लानत है, मैं शीर्ष स्तर पर अपग्रेड करने के लिए केवल एक ही चुन सकता हूँ। क्या ये घोटाला नहीं है? ये हुआन को रोने का मन हुआ। इसका मतलब ये था कि वह भविष्य में बहुत परेशानी में पड़ने वाला था। अब वह मोटे तौर पर समझ गया कि ब्लड लाइन को लड़ाकू ब्लड लाइन, बॉडी टाइप ब्लड लाइन और सपोर्ट टाइप ब्लड लाइन में विभाजित किया गया था। दूसरे शब्दों में, अब से वह केवल 3 ब्लड लाइन को शीर्ष स्तर पर अपग्रेड कर सका और ब्लड लाइन विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर सका। उसके बाद उन्होंने भक्षण प्रणाली में रक्त रेखाओं का विस्तार करने का विकल्प देखा। वह शीर्ष स्तरीय ब्लड लाइन की संख्या बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में अन्न खर्च कर सकता था। वह तुरंत ही फूला नहीं समाया। ऐसा लग रहा था कि उसे बस पैसे की जरूरत थी। हालांकि जब उन्होंने विस्तार की कीमत देखी तो उनकी आंखें लगभग अंधी हो गईं। क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं था? इसे भूल जाओ, मैं अभी दिव्य कोर क्षेत्र में पहुंचा हूं और अगर मैं एक शीर्ष स्तरीय वंशावली के साथ विलय करना चाहता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। आइए इसके बारे में ज्यादा न सोचें। ये हुआन शांत रहे। वह अब दिव्य कोर क्षेत्र में टूट गया था और उसे अभी नश्वर कोर क्षेत्र में टूटा हुआ माना जा सकता है। उनके सुनहरे डेंटियन में एक छोटा सा कण भी था। यह नश्वर कोर था। इतना ही नहीं, उसके शरीर की सारी गहन ऊर्जा कोर ऊर्जा में बदल गई थी और उसकी ताकत बढ़ गई थी। भविष्य में जब वह अपनी कोर ऊर्जा का उपयोग मॉडल कोर के माध्यम से करेगा तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। मॉडल कोर दिव्य कोर क्षेत्र और हाफ सटेप ओरिजिन कोर क्षेत्र के बीच का अंतर था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मुझे लगता है कि मैं इस डबल हेडेड पॉइजन स्केल के सिर को एक ही मुक्के से तोड़ सकता हूँ। ये हुआन ने अपनी दाहिनी मुट्ठी कसकर भींच ली और उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास भरी नजर उभरी। उन्होंने अनुमान लगाया कि उनकी वर्तमान ताकत पहले की तुलना में कम से कम दर्जनों गुना अधिक मजबूत है। उसे विश्वास था कि वह एक प्रारंभिक नश्वर कोर योद्धा को एक ही मुक्के से उड़ा सकता है। यदि महान तांग राजवंश के उस पुराने महान सम्राट का उससे सामना होता तो वह निश्चित रूप से एक पल में मारा जाता। टीएस आइए पहले कहे जिनको आश्चर्यचकित करें। ये हुआन मुस्कुराया। उसने अपना सिर उठाया और तुरंत आसमान में 100 मीटर ऊंची उड़ती हुई चट्टान देखी। झपट्टा, एक पल में वह गायब हो गया, यहाँ तक कि एक छवि भी पीछे नहीं छोड़ी गई। पफ पफ पफ, यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, कृपया पृष्ठ पलटें। ये हुआन ने अपने पैर की नोक से जमीन को थपथपाया और बिजली के बोल्ट की तरह सोरिंग स्काई रॉक की ओर तेजी से दौड़ा। फिर वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा और हवा में उछल पड़ा। सोंग सुइजिंग, जो सोरिंग स्काई रॉक की पीठ पर था, अभी भी ये हुआन की आकृति देख सकता था, लेकिन पलक झपकते ही वह ये हुआन को नहीं ढूंढ सकी। वह कहाँ है? सोंग सुइजिंग बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक आकृति सोरिंग स्काई रॉक की पीठ पर आ गिरी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती, आकृति तुरंत उसके पीछे आ गई और अपना दाहिना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। जैसे ही उसकी आंखें चौड़ी हुई, सोंग सुइजिंग का नाजुक शरीर जोर से कांपने लगा। उसने अचानक शरद ऋतु जल तलवार निकाली और उसके पीछे चाकू मार दिया। उसे तलवार के मांस में छेदने की आवाज सुनी जा सकती थी। जब सोंग सुइजिंग ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की तो उसे पता चला कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में ये हुआन था। आह, ये तुम क्यों हो? सोंग सुइजिंग ने जल्दबाजी में ये हुआन के शरीर से तलवार निकालते हुए घबराकर चिल्लाया। लड़की, तुम्हारी प्रतिक्रिया काफी तेज है। तुमने मेरी किडनी पर चाकू से वार किया। यदि आपने इसे क्षतिग्रस्त कर दिया तो आप मुझे कैसे मुआवजा देंगे? ये हुआन ने सोंग सुइजिंग को घूर कर देखा। क्षमा करें, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि यह आप ही थे, सोंग सुइजिंग ने अपराध बोध से कहा जब उसने जल्दी से अपनी यूनिवर्स रिंग से उपचार की दवा निकाली और इसे ये हुआन के घाव पर लगाने की तैयारी की। हालांकि इस समय ये हुआन ने अचानक अपनी कलाई पकड़ ली। मेरा छुरा काफी गहरा है, क्या आप रक्तस्राव बंद नहीं करने जा रहे हैं? सोंग सुइजिंग ने उत्सुकता से ये हुआन के खून बहते घाव को देखा। एक करीब देखो। ये हुआन ने अपने कपड़ों का छेद फाड़ दिया। सोंग सुइजिंग बहुत हैरान था, लेकिन अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई। उसने देखा कि ये हुआन की कमर पर घाव नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रहा था। बस कुछ ही सांसों में ये पूरी तरह से ठीक हो गया था। ये कैसे संभव हुआ? सोंग सुइजिंग इतना हैरान था कि वह बोल नहीं पा रही थी। उसने जल्दी से खून पोंछ दिया। निश्चित रूप से घाव पहले ही ठीक हो चुका था और एक निशान भी नहीं था। कुछ हुआ ही नहीं था जैसे। हाँ, चिंता मत करो, मेरी बॉडी टेम्परिंग तकनीक बहुत खास है। मेरी रिकवरी स्पीड बेहद तेज है। अन्यथा क्या आपको लगता है कि मैं एक दिन में अपने मेरिडियन को फिर से जोड़ सकता हूँ? ये हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी मध्यवर्ती 100 फ्लावर ब्लड लाइन को 10,000 फ्लावर ब्लड लाइन में अपग्रेड करने के बाद उनकी रिकवरी की गति बहुत बढ़ गई थी। जब तक वह भविष्य में तुरंत नहीं मारा जाता, उसकी चोटें जल्दी ठीक हो जाती। वह एक तिलचिट्टे की तरह था जिसे मारा नहीं जा सकता था। ये कैसे संभव है? क्या ये संभव है? सोंग सुइजिंग को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुझे फिर से चाकू मारने की कोशिश करो, ये हुआन ने कहा। उसे इससे पहले कि उसकी आवाज गिरती, सोंग सुइजिंग ने वास्तव में उसे फिर से चाकू मार दिया। ये वही स्थिति थी, वही गहराई थी। आउच, तुम लानत लड़की, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे चाकू मार दो, लेकिन तुमने सचमुच मुझे चाकू मार दिया। दर्द होता है। ये हुआन को नहीं पता था कि हंसना है या रोना है। इस लड़की ने फिर से उसकी किडनी पर चाकू से वार किया था। एक आदमी की किडनी हृदय की तुलना में एक महत्वपूर्ण अंग थी। अगर यह क्षतिग्रस्त हो गया तो क्या होगा? सोंग सुइजिंग भयभीत होकर घूर रहा था। निश्चित रूप से कुछ सेकंड के बाद दूसरा खूनी छेद भी ठीक हो गया। कितना अद्भुत! किस तरह की तकनीक का अभ्यास किया? ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। भविष्य में यदि आप अपने हाथ या पैर तोड़ते हैं तो क्या वे वापस बढ़ेंगे? सुइजिंग गीत ने उत्सुकता से भरे चेहरे के साथ पूछा। अगर यह टूटे हुए हाथ या पैर हैं, मुझे नहीं पता, ये हुआन ने काले चेहरे के साथ कहा। हालांकि अगर समय था तो वह कोशिश कर सकता था। आखिरकार झाओ चोनवन, जिसकी कलाई ब्लड वुल्फ ने काट ली थी, का हाथ फिर से जुड़ गया। लेकिन अब समय नहीं था। रुको, तुम्हारी आभा, सोंग सुइजिंग ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक बड़ी लड़ाई से गुजरने के बाद ये हुआन की आभा बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई थी। इसके बजाय ये और भी मजबूत हो गया था।
मेरे शरीर को मजबूत करने की तकनीक के कारण डार्क बीस्ट के इनर कोर को निगलने के बाद मैं मॉर्टल कोर क्षेत्र में पहुंच गया। क्या लगता है अद्भुत है ना? ये हुआन ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सोंग सुइजिंग की ओर देखा। तुम पागल हो क्या? तुम्हें सचमुच मुझे इस तरह उकसाना है? गीत सुइजिंग पाउटेड। वह भी अभी हाफ सटेप ओरिजिन कोर क्षेत्र में पहुंची थी और ये हुआन डिवाइन कोर क्षेत्र में पहुंची थी। यह उसके आत्मविश्वास के लिए बहुत बड़ा झटका था। चिंता मत करो, तुम भी जल्द ही टूट जाओगे। आओ दक्षिण की ओर चलें और दूसरे अंधेरे जानवर को मार डालें। ये हुआन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। क्या आपने यह नहीं कहा कि हम ग्रेट तांग राजवंश के खजाने की तिजोरी में जा रहे हैं? सोंग सुइजिंग भ्रमित था। चिंता मत करो, खजाने की तिजोरी भाग नहीं जाएगी। आइए पहले दूसरे डार्क बीस्ट को मारें, अगर पहले कोई और वहां पहुंच जाए। ये हुआन ने लापरवाही से उत्तर दिया। उसके बाद उसने सोअरिंग क्लाउड रॉक से कुछ कहा, फिर वह दक्षिण की ओर उड़ने लगा। उसकी वर्तमान ताकत के साथ महान तांग राजवंश में कोई भी आदमी या जानवर नहीं था जो उसे धमकी दे सके। यहाँ तक कि वह पूरे पूर्वी क्षेत्र में जो चाहे कर सकता था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे अकेले नहीं थे जो ग्रेट तांग राजवंश में आए थे। शायद वे आधे चरणीय मूल के मुख्य शिष्य भी यहाँ थे। यदि डार्क बीस्ट को छीन लिया गया तो ये परेशानी भरा होगा। आखिरकार पूर्वी क्षेत्र में बहुत सारे अंधेरे जानवर नहीं थे। सोअरिंग स्काई रॉक ने ग्रेट तांग राजवंश के उत्तर से दक्षिण तक उड़ान भरते हुए अगले 2 दिनों तक उड़ान भरी। फिर इसे एक और परेशानी भरा हुआ जानवर मिला। यह एक विशाल कछुआ था जिसे विशाल लावा कछुआ कहा जाता था। इसकी पीठ पर सैकड़ों छेद थे जिनमें से प्रत्येक का व्यास 2 से 3 मीटर था। कभी कभार विशाल लावा कछुआ अनगिनत ज्वलंत उल्काओं को उगल देता था जो आसानी से एक शहर को नष्ट कर सकते थे। इतनी मजबूत रक्षा वाला एक और हुआन जानवर क्यों है? सोअरिंग स्काई रॉक की पीठ पर सोंग सुइजिंग नाखुश थे। हालांकि वह हाफ सटेप ओरिजिन कोर क्षेत्र में थी, लेकिन उसकी खेती का स्तर बहुत तेजी से बढ़ गया। उसका अनुभव कायम नहीं रह सका और उसकी युद्ध शक्ति सामान्य हाफ सटेप ओरिजिन कोर रियलम विशेषज्ञों की तुलना में बहुत कमजोर थी। विशाल लावा कछुए से अकेले लड़ना उसके लिए एक कठिन काम था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। जैसे ही ये हुआन ने बात की, उसने सीधे अर्थ ग्रेड नेबुला तलवार सौंप दी। ये नेबुला तलवार आपके लिए है, जाओ और इस विशाल कछुए को मार डालो। आप मुझे अर्थ ग्रेड नेबुला तलवार दे रहे हैं? सोंग सुइजिंग दंग रह गया। अर्थ ग्रेड नेबुला तलवार कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह खरीद सकती थी, लेकिन ये हुआन ने वास्तव में उसे इतनी लापरवाही से अर्थ ग्रेड नेबुला तलवार दी थी। ये थोड़ा बहुत उदार था। तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? सोंग सुइजिंग ने अचानक अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और ये हुआन को प्यार से देखा। ये हुआन हल्की सी मुस्कुराई और सोंग सुइजिंग के बालों पर हाथ फेरने के लिए आगे बढ़ी। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता? इस जवाब ने सोंग सुइजिंग को भी स्तब्ध कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। उसका छोटा चेहरा पहले से ही लाल था और उसने ये हुआन को देखने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, यदि आप मुझे अपने शरीर से बदला देना चाहते हैं तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक हम इस विशाल कछुए को मार न दें। ये हुआन ने बोलना समाप्त करने के बाद सीधे सोंग सुइजिंग की कमर पर अपना हाथ रखा। अपने बाएं हाथ से उसने सोंग सुइजिंग को पकड़ लिया और उसे क्षैतिज रूप से ले गया। इतना हल्का, शायद 50 किलोग्राम से भी कम। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने पतले होंगे, लेकिन आपकी छाती इतनी भरी हुई है। ये हुआन ने सोंग सुइजिंग की चमकती सफेद छाती पर नजर डाली, फिर हवा में 100 मीटर से नीचे कूदते हुए सीधे आगे कूद गया। आह, तुम क्या कर रहे हो? जब सोंग सुइजिंग ने प्रतिक्रिया व्यक्त की तो वह पहले से ही भारहीनता की स्थिति में थी। उसकी सफेद और कोमल भुजाएं अवचेतन रूप से ये हुआन की गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई थी और अनजाने में चिल्लाते हुए उसने अपनी छाती को ये हुआन की गर्दन पर कसकर दबा दिया था। धमाका। सोंग सुइजिंग के बाद उसने धीरे से सोंग सुइजिंग को नीचे रखा और फिर उसके कान खड़े कर दिए। महान चाची, मैं बहरा हो रहा हूँ। बिना अभिवादन के आपसे नीचे कूदने के लिए किसने कहा? सोंग सुइजिंग ने जोर से हॉन्क दिया। वह मौत से डर गई थी। भले ही वह आधे अधूरे ओरिजिन कोर रियलम कृषक थी, फिर भी वह मौत से डरी हुई थी। भले ही वह आधे कदम की विशेषज्ञ हो, फिर भी अगर वह हवा में 100 मीटर से गिर जाती तो वह मृत सुअर बन जाती। अधिकांश लोग प्रभाव को कम करने के लिए मार्शल आर्ट का उपयोग करेंगे, लेकिन ये हुआन सीधे उसे अपनी बाहों में लेकर नीचे कूद गया। उसने लगभग सोचा था कि वह और ये हुआन लवबर्ड्स की जोड़ी बन जाएंगे। चाहे कुछ भी हो, आप अभी भी आधे अधूरे ओरिजिन कोर विशेषज्ञ हैं। तुम इतने काय कैसे हो सकते हो? ठीक है, मुझे आपकी ताकत देखने दीजिए। जब तक तुम इसे मारोगे, मैं तुम्हें एक और आश्चर्य दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये हुआन ने अपना सिर घुमाया और कुछ 100 मीटर दूर लावा कछुए को देखा। मुझे देखो। सरप्राइज शब्द सुनकर सोंग सुइजिंग की आंखें चमक उठीं। फिर उसने नेबुला तलवार निकाली और लावा कछुए की ओर दौड़ पड़ी। जहां तक ये हुआन की बात है, वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चला। हालांकि लावा कछुए की शक्ति चौंकाने वाली थी, लेकिन 2 सिर वाले जहरीले कछुए की तुलना में इससे निपटना बहुत आसान था। हालांकि लावा कछुए की रक्षा 2 सिर वाले जहरीले कछुए की तुलना में बहुत मजबूत थी। सोंग सुइजिंग भी आश्वस्त नहीं थे। जब वह लावा कछुए के करीब पहुंची तो उसने अपनी तलवार क्यूई से उस पर वार किया। ये तलवार क्यूई लावा कछुए के पिछले पैरों पर कट गई और आसानी से बिखर गई। नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ। लड़की, अपना सर्वश्रेष्ठ करो। ये हुआन ने उसका उत्साह बढ़ाया। वह भी बहुत मजबूर था। सोंग सुइजिंग के पास पृथ्वी श्रेणी का हथियार था, लेकिन वह अभी भी लावा कछुए की रक्षा को तोड़ने में असमर्थ थी। वह बहुत कमजोर थी। मैं किसी भी पृथ्वी ग्रेड मार्शल आर्ट को नहीं जानता, सोंग सुइजिंग ने हमला करते हुए नाखुशी से कहा। उसने 10 से अधिक बार काटा और लावा कछुए की त्वचा को मुश्किल से ही तोड़ पाए। ठीक है, मैं तुम्हें पहले यह आश्चर्य दूंगा। ऐसा कहने के बाद ये हुआन के हाथ में अचानक एक पारदर्शी बीज आ गया। उसके बाद उन्होंने इसे सोंग सुइजिंग को फेंक दिया। सोंग सुइजिंग ने पारभासी बीज पकड़ा, फिर उसने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? इसे खाने के बाद आपको पता चल जाएगा, ये हुआन ने चेहरे पर उदासीन मुस्कान के साथ कहा। यह बीज वास्तव में एक रक्तरेखा बीज था। ये सही है, एक रक्तरेखा बीज। और यह एक उच्च रैंक वाली तलवार सम्राट की वंशावली थी। डिवाइन कोर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद यह सिस्टम द्वारा अनलॉक किया गया एक फंक्शन था। इसने उसे रक्तरेखा बीज को रक्तरेखा बीज में बदलने की अनुमति दी। सरल शब्दों में, अन्य लोग रक्तवंशीय बीज के साथ मिल सकते थे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही बीज खा सकता था। सटीक होने के लिए यह एक प्रकार का बीज था। ब्लडलाइन बीज बनाने के लिए व्यक्ति को संबंधित ब्लडलाइन की कीमत से 100 गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ती थी।
इस तलवार सम्राट ब्लडलाइन सीड ने ये हुआन के सभी भक्षण बिंदुओं को भी बर्बाद कर दिया। इस बार उन्होंने इस सुंदरता से सिर्फ एक मुस्कान जीतने के लिए बहुत प्रयास किया था। सोंग सुईजिंग को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ये हुआन पर बहुत भरोसा किया, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तलवार सम्राट के वंश को निगल लिया। अगले ही पल उसकी आंखों से 2 चमकीली किरणें निकलीं। उसकी आभा तुरंत आसमान छू गई और वह बेहद भयंकर हो गई। तलवार सम्राट की वंशावली सफलतापूर्वक जुड़ी हुई। ये हुआन, ये है। सोंग सुईजिंग ने अपनी आंखें चौड़ी करके चौंक कर कहा, यह एक रक्तरेखा बीज है जो मुझे संयोग से प्राप्त हुआ। ये तलवार सम्राट की रक्तरेखा है। अब से तलवार प्रकार मार्शल आर्ट की आपकी समझ में वृद्धि होगी और आपकी तलवार प्रकार मार्शल आर्ट की शक्ति भी बढ़ेगी। ये हुआन ने कहा। फिर उसने अचानक कुछ सोचा और पूछा, अभी क्या आपने तलवार सम्राट की विरासत प्राप्त की है? उन्होंने आपको कितने अर्थ रैंक मार्शल आर्ट सिखाए? उद्धरण चिन्ह एन उनमें से एक मिड रैंक अर्थ रैंक मार्शल आर्ट है। सोंग सुईजिंग पूरी तरह से स्तब्ध था। उसने सुना था कि कुछ शक्तिशाली व्यक्ति अपने जीवन के सभी ज्ञान को एक रक्तरेखा बीज में संघनित कर देंगे और इसे दूसरों को हस्तांतरित कर देंगे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद एक का सामना करेगी। इसके अलावा यह उसे ये हुआन द्वारा दिया गया था। उसे यह समझ में नहीं आया कि ये हुआन उसे इतनी कीमती चीज क्यों देगा। ठीक है, मूर्ख की तरह वहीं खड़े मत रहो, आइए इस विशाल कछुए को मार डालें। ये हुआन के शब्दों ने सोंग सुईजिंग को जगा दिया। वह तुरंत होश में आ गई। उसे पहले इस विशालकाय कछुए को मारना था। स्वर्ग विभाजक तलवार। गीत सुईजिंग की आंखें ठंडी हो गईं। थोड़ी देर बाद उसने सीधे विशाल कछुए के मोटे पिछले पैरों को काट दिया। ये कदम स्वॉर्ड एम्परर वंश में मिड रैंक अर्थ रैंक मार्शल आर्ट था। ये बेहद शक्तिशाली था। हुश हुश, ये स्लैश बेहद तेज था। साधारण लोग समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। ये सीधे विशाल कछुए के पिछले पैरों को पार कर गया और आसानी से उसे 2 भागों में काट दिया। क्या? सोंग सुईजिंग ने अपना मुंह चौड़ा कर लिया। इस मिड रैंक अर्थ रैंक मार्शल आर्ट का उपयोग करने के लिए उसने पहले ही अपने सभी जिंदानसार का उपयोग कर लिया था और अपनी दिव्यची की बहुत सारी भरपाई कर ली थी। हालांकि इस कदम की शक्ति पहले से ही उसकी कल्पना से परे थी। टॉप विशाल कछुआ पहले भी हिल रहा था। अब जब उसके पिछले पैर कट गए तो वह अचानक अपना संतुलन खोकर बैठ गया। हालांकि अगले ही पल ये हुआन की अभिव्यक्ति भी बदल गई। अरे नहीं, ये फूटने वाला है, जल्दी से नीचे छिप जाओ, ये हुआन जल्दी से चिल्लाया। सोंग सुईजिंग ने विशाल लावा कछुए के कांपते कछुए के खोल को देखा जिससे तेज गड़गड़ाहट की आवाजें निकल रही थी। उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और ये हुआन के साथ कछुए के खोल के नीचे छिप गया। छिड़कना। लावा कछुए का पिछला अंग, जिसका व्यास कम से कम 10 मीटर था, अत्यधिक खून बह रहा था। इस समय लावा कछुआ अचानक कांप उठा। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। हालांकि वे इसे नहीं देख सके, ये हुआन और सोंग सुईजिंग इसे सुन सकते थे। उनके सिर के ऊपर बिजली चमक रही थी और गड़गड़ाहट हो रही थी। आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान गिरने वाला है। कुछ सेकंड बाद उन्होंने दूर से कुछ जलते हुए पत्थरों को जमीन से टकराते हुए देखा। धधकते पत्थर एक के बाद एक गिरते गए और जमीन जोर जोर से कांपने लगी। सौभाग्य से ये लावा कछुआ अभी भी जंगल में था। अगर ये शहर के पास होता तो बहुत बड़ी तबाही मचा देता। गड़गड़ाहट। धधकते पत्थरों की बारिश जारी रही। लावा कछुए द्वारा सैकड़ों जलते हुए पत्थर उगलने के बाद वह फिर से कांप उठा और एक आरामदायक दहाड़ छोड़ी। इस समय यह क्षेत्र पहले से ही छिद्रों से भरा हुआ था। हर जगह धधकते पत्थर थे और तापमान कम से कम 10 डिग्री बढ़ गया था। अरे नहीं, जल्दी करो और बाहर निकलो, ये लावा कछुआ अपने खोल में पीछे हटने वाला है। ये हुआन की अभिव्यक्ति फिर से बदल गई। किसी को ये जानना होगा कि सोंग सुईजिंग ने पहले कछुए के पिछले पैर काट दिए थे। कछुए अधिक डरपोक थे। भले ही ये लावा कछुआ एक दिव्य जानवर था, फिर भी यह खतरे के सामने अपने खोल में पीछे हट जाएगा। इस समय ये हुआन ने जल्दी से सोंग सुईजिंग को खींच लिया। जैसा कि अपेक्षित था, जैसे ही वे खोल के नीचे से निकले, लावा कछुए का सिर और अंग पीछे हट गए और उसका खोल जमीन के निकट संपर्क में आ गया। यदि ये हुआन और सोंग सुईजिंग थोड़े धीमे होते तो वे कुचलकर मर जाते। सोंग सुईजिंग ने लावा कछुए की ओर देखा, फिर ये हुआन की ओर देखा। ये हुआन, अब हम क्या करें? मैंने अपने शरीर में सभी जिंदानसार का उपयोग कर लिया है। मेरे पास मेरी दिव्यची का आधा हिस्सा भी नहीं बचा है। मध्यम श्रेणी की पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट आपके लिए है। ऐसा कहा जाता है कि यह बहुत अधिक जल निकासी वाला है और आप इसका उपयोग केवल एक बार ही कर सकते हैं। तो मुझे ये करना होगा। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि ये हुआन ने कहा, उसने सोंग सुईजिंग को लावा कछुए की ओर खींच लिया। मुझे नेबुला तलवार दो, ये हुआन ने अपना हाथ बढ़ाया। सोंग सुईजिंग ने तुरंत तलवार सौंप दी। इसके बाद ये हुआन ने बेहद आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई और कहा, अगला मैं तुम्हें इस लड़की को अपनी असली ताकत देखने दूंगा। जैसे ही वह बोला, उसके शरीर में अमृतसार तेजी से प्रसारित होने लगा और नेबुला तलवार पर संघनित हो गया। स्काई ब्रेकिंग स्लैश। ये हुआन जोर से चिल्लाया। हाथ में तलवार लेकर वह नीचे गिर गया। 1 दर्जन मीटर लंबी तलवार की किरण जमीन को काटकर सीधे लावा कछुए की ओर चली गई। अगले ही पल सोंग सुईजिंग पूरी तरह से चौंक गए। तलवार की किरण चमकी और लावा कछुए के शरीर को काट दिया, जिससे वह आधे में विभाजित हो गया। लावा कछुए के शरीर को उसके खोल सहित आधा काट दिया गया। खून तुरंत बाढ़ की तरह बह निकला। एक ही हमले में बेहद मजबूत रक्षा के साथ लावा कछुए को मारना, यहाँ तक कि एक प्रारंभिक नश्वर कोर योद्धा भी ऐसा नहीं कर सका। ये हुआन अभी अभी मॉडल कोर क्षेत्र में पहुंचा था और यही उसकी असली ताकत थी। भयानक, वह भी अभी नश्वर कोर क्षेत्र में पहुंचा है, लेकिन उसके पास पहले से ही आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति है। यदि वह आत्मा क्षेत्र के चौथे क्षेत्र में है तो क्या इसका मतलब यह है कि वह एक ही मुक्के से पहाड़ को नष्ट कर सकता है? ये हुआन ने मन में सोचा। वह भी अभी सिर्फ दिखावा कर रहा था। उसने अनुमान लगाया कि वह लावा कछुए को मार सकता है, लेकिन वह उसे आधा भी नहीं काट पाएगा। हालांकि उन्होंने कभी अपनी ताकत के इतने मजबूत होने की उम्मीद नहीं की थी। एक पृथ्वी हथियार, एक मध्य रैंक पृथ्वी मार्शल कौशल, एक तलवार सम्राट वंश और एक दिव्य कोर योद्धा, इन सभी कारकों ने उसे लावा कछुए को मारने की क्षमता दी थी। हम तुम असामान्य संघी हो, केवल तुम ही एक हुआन जानवर को एक ही वार से मार सकते हो। सोंग सुईजिंग अंततः होश में आने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। इससे वह अब हैरान नहीं थी। हे, ये हुआन ने उदासीन हंसी छोड़ी। वह तेजी से आगे बढ़ा और लावा कछुए को खा गया। उसके बाद उन्होंने हुआन बीस्ट का कोर सोंग सुईजिंग को सौंप दिया। आपने इस लावा कछुए को मार डाला, क्या आप सचमुच मुझे हुआन जानवर का कोर देने जा रहे हैं?
सोंग सुईजिंग ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और पूछा, मैंने आपको पहले ही तलवार सम्राट का वंश दे दिया है, हुआन जानवर का मूल्य क्या है? ये हुआन हैरान था। एक तलवार सम्राट का वंश हुआन बीस के कोर की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान था। यदि वह इसे बेच देता तो तलवार सम्राट का रक्तरेखा बीज निश्चित रूप से हिट हो जाता। बहुत से लोग इस पर लड़ेंगे और कीमत कम से कम 10 मिलियन मिड रैंक क्रिस्टल पत्थर होगी। हालांकि ये ब्लिडलाइन बीज शीर्ष स्तरीय ब्लिडलाइन बीज के समान ही था, यह अद्वितीय था। दूसरे शब्दों में, वह अब तलवार सम्राट के रक्तवंश के बीज का आदान प्रदान नहीं कर सकता था, वह केवल एक बार ही इसका आदान प्रदान कर सकता था। मम्मा, सोंग सुईजिंग ने हुआन बीस्ट का कोर ले लिया। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने शर्माते हुए पूछा, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? ये हुआन ने आश्चर्यचकित भाव से पूछा। हम, यदि आप महिलावादी हैं तो क्या होगा? सोंग सुईजिंग ने फिर पूछा। अगर मैं एक महिलावादी हूं तो बस अपना भाग्य स्वीकार करें। इसके अलावा यदि आप सहमत नहीं हैं तो रक्तरेखा बीज को थूक दें और मुझे वापस दे दें। ओह, और छह युआन बोली। ये हुआन ने अपना हाथ बढ़ाया। तुम कमीने, गीत सुईजिंग ने गुस्से में शाप दिया। हालांकि वह जानती थी कि ये हुआन सिर्फ मजाक कर रहा था। वास्तव में वह अभी तक तैयार नहीं थी, इसलिए एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने कहा, यदि आप मुझे 2 दिनों में दिव्यकोर क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद कर सकते हैं तो मैं सहमत हो जाऊंगी। सहमत? वह अचानक नहीं जानती थी कि क्या कहे। अगर मैं आपको 2 दिनों में दिव्यकोर क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद कर सकता हूं तो आप मेरी पत्नी बनने के लिए सहमत होंगे? ये हुआन की आंखें चमक उठीं। आपकी पत्नी होने का क्या मतलब है? ये बहुत बुरा लगता है। यदि आप ये कर सकते हैं तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। सोंग सुईजिंग ने कहा। क्या इसके बारे में सोचो? ये हुआन ने कहा, इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं एक दिन में आपको दिव्यकोर क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद करूंगा, फिर आप मुझसे शादी करेंगे। आपको क्या लगता है? आप अपनी किस्मत को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। सोंग सुईजिंग अवचेतन रूप से धुंधला हो गया। हालांकि उसे लगा कि यह असंभव है। आमतौर पर एक हाफ सटेप ओरिजिन कोर योद्धा हुआन बीस्ट के कोर को अधिकतम विकसित करने के बाद उसे अवशोषित करने में सक्षम होगा, लेकिन इसमें लंबा समय लगेगा, कम से कम कुछ महीने। ये हुआन एक दिन में दिव्यकोर क्षेत्र में प्रवेश कर सका, इसका कारण उसकी काया थी। इसलिए सोंग सुईजिंग ने नहीं सोचा कि यह संभव है। ठीक है, अगर तुम एक दिन में मुझे दिव्यकोर क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद कर सकते हो तो मैं तुमसे शादी करूंगा, कमीने। सोंग सुईजिंग बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि यह असंभव है। सौदा। ये हुआन बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत सोरिंग स्काईरॉक को बुलाया, फिर वह ग्रेट तांग राजवंश की शाही राजधानी के लिए वापस उड़ गया। उन्होंने अनुमान लगाया कि जब तक वह ग्रेट तांग राजवंश की शाही राजधानी में लौटेंगे, सोंग सुईजिंग दिव्यकोर क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। आप मुझे यह मत बताएं कि आपके पास वास्तव में कोई रास्ता है। सोआरिंग स्काईरॉक की पीठ पर सवार होकर सोंग सुईजिंग ने ये हुआन की आत्मविश्वास भरी अभिव्यक्ति को देखा और पूछने से खुद को नहीं रोक सके, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या आपको लगता है कि मैं सहमत हो जाऊंगा? चेहरे पर मुस्कान के साथ ये हुआन ने अपने खाने की जगह से एक गोली निकाली। उस अमृत के कारण उन्हें 5 अरब भक्षण अंक का नुकसान हुआ था। इससे पहले उसने अपने सभी भक्षण बिंदुओं का उपयोग कर लिया था, लेकिन दिव्यकोर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसने अपने भक्षण स्थान में सभी लाशों और क्रिस्टल को खा लिया था। लेकिन अब वह एक बार फिर गरीब आदमी था। यह क्या है? सोंग सुईजिंग ने उत्सुकता से पूछा। इसके बारे में चिंता मत करो, बस इसे निगल जाओ, ये हुआन ने उत्तर दिया। सोंग सुईजिंग को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। मैं इसे नहीं खा रहा हूँ। बड़ी चाची, क्या आप अपनी बात से मुकर रही हैं? इसे निगल जाओ। ये हुआन की अभिव्यक्ति बदल गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने गोली और डार्क बीस्ट इनकोर को सोंग सुईजिंग के मुंह में डाल दिया। आप अपने शब्द से पीछे हटना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। ओह बदमाश। इससे पहले कि सोंग सुईजिंग प्रतिक्रिया दे पाता, गोली निगल ली गई थी। उसके बाद वह अपने शरीर में होने वाले कुछ बदलावों को महसूस कर सकती थी। इनकोर भीतरी कोर उसके शरीर से लगातार बढ़ रही थी और उसके डेंटियन की ओर एकत्रित हो रही थी। यह एक नश्वर कोर का निर्माण कर रहा है। सोंग सुईजिंग हैरान रह गए। मूर्ख लड़की, जल्दी करो और इसे अवशोषित करो, इस दिव्य गोली को बर्बाद मत करो। ये हुआन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। लेकिन अब वह कम परवाह नहीं कर सकती थी। चूंकि वह पहले ही गोली खा चुकी थी, इसलिए वह इसे बर्बाद नहीं कर सकती थी। इस गोली को ये हुआन ने 5 बिलियन डिवोरिंग पॉइंट्स के साथ खरीदा था। ये डार्क बीस्ट इनकोर को अवशोषित करने की गति को 100 गुना बढ़ा सकता है। आमतौर पर किसी को डार्क बीस्ट इनकोर को अवशोषित करने में कम से कम 3 महीने लगेंगे, लेकिन सोंग सुईजिंग की प्रतिभा बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे 3 महीने से भी कम समय लगा। इस गोली और ये हुआन की मदद से सोंग सुईजिंग ने मॉर्टल कोर बनाने और डिवाइन कोर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए केवल आधा दिन बिताया। हा, तुम्हें अब से मुझे पति कहना होगा। ग्रेट तांग राजवंश के आसमान में कहीं एक हार्दिक हंसी गूंज रही थी। इस हंसी का मालिक ये हुआन था। ये कैसे संभव है? अभी आधा दिन ही हुआ है। सोंग सुईजिंग इतना हैरान था कि वह बोल नहीं पा रही थी। उसे दोबारा चमत्कार होने की उम्मीद नहीं थी। केवल आधे दिन के समय में वह हाफ सटेप ओरिजिन कोर क्षेत्र से मॉर्टल कोर क्षेत्र तक पहुंच गई थी। कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। तुमने मुझे फिर से धोखा दिया। सोंग सुईजिंग ने ये हुआन को घूर कर देखा। तुम्हें बरगलाने से क्या मतलब है? आप ही थे जो सहमत थे। ये हुआन ने अपनी आंखें घुमाई। लानत है। सोंग सुईजिंग इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपने दांत पीस लिए। वह ये हुआन को काटकर मारना चाहती थी। अब तुम मेरी मंगेतर हो। बुरा नहीं है, एक वंश की राजकुमारी से अपनी पत्नी के रूप में विवाह करने में सक्षम होने के लिए मैंने लाभ कमाया है। ये हुआन खड़ा हुआ और एक अजीब सी नज़र से सोंग सुईजिंग को आकार दिया। बाद वाले का आंकड़ा वास्तव में अच्छा था, यहाँ तक कि प्रोफाउंड सन एम्पायर के जनरल की हवेली के हुआयंग से भी बेहतर। उसके स्तन और नितंब थे, उसकी त्वचा सफ़ेद थी और उसके पैर लंबे थे। अगर उन्हें सोंग सुईजिंग को स्कोर देना होता तो ये हुआन निश्चित रूप से उन्हें 100 अंक देते। बुरे आदमी, मुझे इस तरह मत देखो। ये हुआन द्वारा घूरने से सोंग सुईजिंग का चेहरा लाल हो गया। क्या गलत है? क्या मैं अपनी मंगेतर की ओर नहीं देख सकता? ये हुआन सोंग सुईजिंग के पीछे चला गया, फिर वह अचानक बैठ गया और उसे पीछे से गले लगा लिया, जिससे वह डर से कांपने लगी। हिलना मत, बस मुझे गले लगाने दो। ये हुआन ने सोंग सुईजिंग के कानों में फुसफुसाया। सोंग सुईजिंग ये हुआन का विरोध नहीं कर सका और अब जब ये हुआन द्वारा उसके कान उड़ाए जा रहे थे तो उसकी हड्डियां नरम हो गईं और वह ये हुआन की बाहों में गिर गई।
आप मुझे निराश नहीं कर सकते। सोंग सुईजिंग एक पल के लिए झिझके, फिर आखिरकार उन्होंने ये कहा। हालांकि उसकी आवाज़ नर्म थी, येहुआन ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। मम्मा, येहुआन ने धीरे से जवाब दिया, फिर अचानक सोंग सुईजिंग को अपने शरीर के नीचे दबाया और उसके चेरी होठों पर एक चुंबन लगाया। मम्मा, जब सोंग सुईजिंग ने प्रतिक्रिया व्यक्त की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। येहुआन पहले ही सफल हो चुका था। उसका पहला विचार येहुआन को दूर धकेलना था, लेकिन वह सिर्फ एक विचार था। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और येहुआन की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेटने की पहल की। यह उसका पहला मौका था और इसका आनंद लेने के बाद वह तुरंत इसकी आदी हो गई थी। येहुआन ने उसके गुलाबी होठों को चूसते हुए उसके चेहरे को सहलाया। फिर उसके हाथ फिर से उसके शरीर में घूमने लगे। येहुआन द्वारा अपनी बेल्ट खोलने से पहले सोंग सुईजिंग के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। एक उड़ने वाले आत्मा जानवर की पीठ पर होना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक सामान्य व्यक्ति अनुभव कर सके। सोंग सुईजिंग आधा अधूरा डर गया था। जैसे ही वह येहुआन का हाथ दूर धकेलने वाली थी, शांत आकाश में अचानक एक गगनभेदी दहाड़ गूंज उठी। दहाड़, इस दहाड़ ने येहुआन को डरा दिया। उसने देखने के लिए जल्दी से अपना सिर घुमाया, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सोंग सुईजिंग ने तमतमाए चेहरे से पूछा, वह आवाज़ क्या है? ये किसी प्रकार का आत्मिक जानवर होना चाहिए। धिक्कार है, तुमने मेरे अच्छे समय को परेशान करने की हिम्मत कैसे की? जारी रखें, येहुआन ने कहा, फिर उसे फिर से चूमा। लेकिन दहाड़ को फिर से बजने में देर नहीं लगी। इस बार उनके शरीर का खून उबलने लगा। नहीं, यह एक रहस्यमय जानवर है, ये जुबान ने अपने होंठ चाटे और भौहें सिकुड़ते हुए कहा। सोंग सुईजिंग भी हैरान रह गए। उसने पूछा, क्या तांग राजवंश में केवल 2 रहस्यमय जानवर नहीं थे? हाँ, शायद जानवर भगवान संप्रदाय के अवशेषों ने जबरदस्ती एक और संप्रदाय खड़ा कर दिया। येहुआन ने सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल उसे एक समस्या का एहसास हुआ। उनके सामने से आवाज आई, और उनके सामने तांग राजवंश की शाही राजधानी थी। क्या ये तांग राजवंश के शाही महल के अधीन हो सकता है? येहुआन ने सदमे में कहा। शाही महल। सोंग सुईजिंग ने यह सुनने के बाद उसे अचानक याद आया कि येहुआन ने कहा था कि उसने शाही महल के नीचे से एक जानवर की दहाड़ सुनी थी। ये जानवर भगवान संप्रदाय सामान्य महसूस नहीं करता है। तेजी से उड़ो। येहुआन को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। सोआरिंग रॉक भी समझ गया। इसने तुरंत चीख निकाली और पूरी गति से उड़ने लगा। जहां तक येहुआन का सवाल है, वह सोंग सुईजिंग को चिढ़ाने के मूड में नहीं था। उन्हें लग रहा था कि तांग राजवंश इस बार एक बड़ी आपदा का सामना करने जा रहा है, एक ऐसी आपदा जो अनगिनत जानवरों की भीड़ से भी बड़ी थी। सोआरिंग रॉक की पूरी गति के साथ रात होने पर येहुआन अंततः तांग राजवंश की शाही राजधानी में पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे शाही राजधानी में प्रवेश करने वाले थे, सोआरिंग रॉक अचानक उतर गया। क्या चल रहा है? मैंने तुमसे उतरने के लिए नहीं कहा था, येहुआन ने आश्चर्यचकित भाव से पूछा। सोआरिंग रॉक ने अपना मुंह खोला और चीख निकाली। दिव्यकोर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद येहुआन की मिड रैंक 100 बीस्ट वंशावली असंख्य बीस्ट तक पहुंच गई थी। अब उसके पास राक्षस जानवरों और आत्मा जानवरों के लिए बहुत मजबूत समझ थी, और वह मोटे तौर पर उनकी भाषा समझ सकता था। आप कह रहे हैं कि आप डरे हुए हैं? शाही राजधानी में एक प्राणी है जो आपसे कहीं अधिक मजबूत है, येहुआन ने पूछा। सोआरिंग रॉक ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं भी इसे महसूस कर सकता हूँ। आप उस पहाड़ पर जा सकते हैं और वहाँ इंतजार कर सकते हैं, हम खुद वहाँ जाएंगे। येहुआन ने जोर नहीं दिया। उसके बाद वह सोंग सुईजिंग लाया और तांग राजवंश की शाही राजधानी की ओर दौड़ा। हालांकि आधे रास्ते में सोंग सुईजिंग ने अचानक शाही राजधानी की ओर इशारा किया और कहा, देखो। वास्तव में येहुआन ने इसे पहले ही देख लिया था। इस समय शाही राजधानी में पहले से ही बहुत सारा काला धुआं उठ रहा था। शाही राजधानी में कुछ हुआ होगा। आओ अंदर चलें और देखें। येहुआन ने सोंग सुईजिंग का पतला हाथ पकड़ लिया और दौड़ पड़ा। वे शहर के फाटकों के बाहर भागे और अंदर से चीखें सुन सकते थे। वहीं शहर से कई लोग भाग रहे थे। बड़े भाई, शाही राजधानी में क्या हुआ? येहुआन ने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को रोका और पूछा। अधेड़ भी योद्धा था, वह देख सकता था कि येहुआन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और उसने तुरंत समझाया, छोटे भाई अंदर मत जाओ। किसी कारण से शाही राजधानी में एक वायवन दिखाई दिया और अंदर कहर बरपा रहा है। इसने पूरे महल को नष्ट कर दिया। क्या एक वायवन? सोंग सुईजिंग ने तुरंत कहा। हाँ, यह एक वायवन है। इसके पंख घायल हो गए हैं और यह उड़ नहीं सकता, इसलिए यह शाही राजधानी में कहर बरपा रहा है। ये लापरवाही से आग उगल सकता है और भले ही कुछ भी न हो, ये कल तक जल सकता है। अब पूरा महल आग का समुद्र है। ऐसा कहा जाता है कि शाही परिवार के सभी विशेषज्ञ मर चुके हैं। यहाँ तक कि सम्राट भी बाहर आ गया, लेकिन वायवन की आग से वह सीधे जलकर राख हो गया। अधेड़ ने इसका वर्णन ऐसे किया जैसे उसने इसे अपनी आंखों से देखा हो। धन्यवाद बड़े भाई। येहुआन ने यह सुनने के बाद उसे कुछ मध्य श्रेणी के क्रिस्टल दिए और उसे जल्दी से जाने के लिए कहा। जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मध्य श्रेणी के क्रिस्टल देखे तो उसकी आंखें लगभग बाहर निकल गईं। वह सिर्फ एक साधारण योद्धा था, सच्चे आत्मा क्षेत्र में भी नहीं। इसके अलावा यह मध्य श्रेणी के क्रिस्टल का एक पूरा बैग था। वह इतना खुश हुआ कि उसने तुरंत येहुआन को बार बार धन्यवाद दिया, लगभग उसकी पूजा की जैसे कि वह उसका पूर्वज हो। हालांकि जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया दी, येहुआन और सोंग सुईजिंग पहले ही गायब हो चुके थे। इस समय शाही राजधानी की शहर की दीवार के ऊंचे टॉवर पर सुईजिंग, क्या ये वायवन भी एक प्रकार का दिव्य जानवर है? येहुआन ऊंचे टॉवर पर खड़ा हुआ और चारों ओर देखा। हाँ, लेकिन नहीं भी। मैंने इसके बारे में केवल किताबों में पढ़ा है। इस वायवन में असीम ताकत थी, डबल हेडेड वेनोमस स्केल की तरह यह आग में सांस ले सकता है। इसके अलावा आग को बुझाना बेहद मुश्किल था। ऐसा कहा जाता है कि एक युवा वायवन अर्थकोर योद्धा जितना मजबूत होता है। इससे पहले कि सोंग सुईजिंग खत्म हो पाता, येहुआन ने कहा, क्या यहाँ तक कि एक युवा वायवन की तुलना अर्थकोर योद्धा से की जा सकती है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, इससे पहले मेरे दादाजी ने कहा था कि स्पिरिट स्टेज के 4 चरणों में से पहला ग्रेविटी स्पिरिट स्टेज माप की एक इकाई के रूप में वायवन की ताकत का उपयोग करता है। इसलिए एक वयस्क उड़ने वाला ड्रैगन ताकत क्षेत्र में एक बिजली घर के बराबर है। सुईजिंग गीत ने सिर हिलाया। येहुआन इतना हैरान था कि वह बोल नहीं सका। भले ही वह एक युवा वायवन हो, वह इससे निपटने में सक्षम नहीं हो सकता है। आखिरकार अर्थकोर चरण को प्रारंभिक चरण और उन्नत चरण में विभाजित किया गया था। यदि यह एक वयस्क वायवन था तो कोई रास्ता नहीं था कि वह इसे हरा सके। यह एक लड़ाकू ताकत थी जो दिव्यकोर क्षेत्र से आगे निकल गई।
वहां देखो। जब येहुआन अभी भी अचंभित था, सोंग सुईजिंग की पतली उंगली अचानक एक दिशा की ओर इशारा कर रही थी। येहुआन ने पलटकर देखा कि एक लौ आकाश में उड़ रही है। एक वायवन। येहुआन ने अपनी नजर केंद्रित की और वास्तव में उसने एक लाल वायवन देखा। एक वायवन जो अपना मुंह खोलने पर आग में सांस ले सकता था। इस वायवन का शरीर बहुत बड़ा था। हालांकि यह विशाल लावा कछुए से छोटा था, फिर भी यह सोआरिंग स्काई रॉक से बड़ा था। असंख्य जानवरों की ब्लडलाइन और ओवरलॉर्ड एरो ब्लडलाइन के संयोजन ने येहुआन को असाधारण दृष्टि दी। वह कुछ हजार मीटर दूर से वायवन को स्पष्ट रूप से देख सकता था। ठीक इसी समय अचानक एक आकृति येहुआन की दृष्टि में प्रवेश कर गई। ये कौन है? उसकी हिम्मत कैसे हुई एक वायवन को उकसाने की? येहुआन का दिल कांप उठा। जब उसने उस आदमी का चेहरा देखा तो वह डरकर मर गया। तांगजून, हे भगवान, तांगजून जलकर राख हो गया। येहुआन कांप उठा। उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि तांगजून महान तांग राजवंश में था। अभी जो व्यक्ति बाहर आया वह महान तांग राजवंश का पुराना महान सम्राट तांगजून था। हालांकि वायवन की ड्रैगन ब्रीथ द्वारा उसे जलाकर राख कर दिया गया था। येहुआन, हमें क्या करना चाहिए? सोंग सुईजिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि यह महान तांग राजवंश था न कि महान सांग राजवंश। शाही राजधानी में अभी भी अनगिनत निर्दोष लोग थे। महान तांग राजवंश का शाही परिवार जानवर भगवान संप्रदाय से संबंधित होना चाहिए। शायद बीस्ट गॉड संप्रदाय इस वायवन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे असफल रहे। हमें अभी जाने की जरूरत है। अगर हम इस वायवन द्वारा लक्षित हो जाएं तो यह अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहने के बाद येहुआन सोंग सुईजिंग के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। इस स्तर पर एक हुआन जानवर के पास बहुत मजबूत समझ थी। वे शक्तिशाली योद्धाओं की उपस्थिति को महसूस कर सकते थे। येहुआन और सोंग सुईजिंग दोनों दैवीय मूल क्षेत्र में घुस गए थे और यदि उन्हें खोजा गया तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन ठीक इसी समय वायवन जो ड्रैगन ब्रीथ उगल रहा था अचानक मुड़ा और येहुआन की ओर देखा। अच्छा नहीं, चलो चलें। येहुआन का दिल धड़क गया। अभी अभी उसने वायवन के साथ एक दूसरे पर नजर डाली थी, इससे उसे पता चल गया होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सोंग सुईजिंग को अपनी बाहों में ले लिया। वे सीधे शहर की दीवार के ऊंचे टॉवर से शहर से बाहर कूद गए। गड़गड़ाहट। शाही राजधानी से तेज गड़गड़ाहट की आवाजें आती रहीं। येहुआन तुरंत सोंग सुईजिंग को ले गया और शहर छोड़ दिया। पलक झपकते ही वह पहले से ही कुछ 100 मीटर दूर था। हालांकि जब वह मुड़ा और देखा तो वह ये देखकर चौंक गया कि वायवन ने शहर की दीवार में एक बड़ा छेद कर दिया था और येहुआन का पीछा कर रहा था। भाड़ में जाओ, येहुआन ने अपने मन में शाप दिया। उसने जल्दी से वायवन की गति की गणना की और पता चला कि यह वास्तव में उससे तेज थी। इसके अलावा ये थोड़ा तेज नहीं था। यह एक वयस्क वायवन था। हम मर चुके हैं। येहुआन का चेहरा काला पड़ गया। उसे इतने बड़े संकट में पड़ने की उम्मीद सिर्फ इसलिए नहीं थी क्योंकि वह शाही राजधानी में दर्शक बनना चाहता था। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह और सोंग सुईजिंग निश्चित रूप से यहीं मर जाएंगे। उसी क्षण उसने सोंग सुईजिंग को नीचे गिरा दिया और चिल्लाया, अलग हो जाओ। सोंग सुईजिंग को एक वयस्क वायवन का सामना करने का भारी दबाव भी महसूस हुआ। हालांकि जब तक उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की, येहुआन पहले ही अपना पक्ष छोड़ चुकी थी। हालांकि येहुआन दूसरी दिशा में दौड़ रहा था। वह अपने और वायवन के बीच की दूरी को कम कर रहा था। वह स्पष्ट रूप से मौत को दावत दे रहा था। सोंग सुईजिंग को तुरंत समझ में आ गया कि येहुआन उसके भागने के लिए कुछ समय खरीदने की कोशिश कर रहा था। वह कमीना, वह इतना मूर्ख क्यों है? वह तुरंत फूट फूट कर रोने लगी और बिना सोचे समझे उसका पीछा करने लगी। दौड़ते समय येहुआन को कदमों की आवाज सुनाई दी। जब वह मुड़ा तो लगभग बेहोश हो गया। सोंग सुईजिंग वास्तव में उसका पीछा कर रहा था। क्या वे बर्बाद प्रेमियों की जोड़ी बनने की कोशिश कर रहे थे? धिक्कार है, मैंने अभी तक किसी से शादी नहीं की है, मैं कैसे मर सकता हूँ? येहुआन ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने अचानक आकाश की ओर कुछ लंबी दहाड़ें निकाली। इस बार वह अपनी जान जोखिम में डालने जा रहा था। अभी उनके शरीर में उच्च रैंक वाली थंडरक्लैप पैंथर वंशावली थी। वह बिजली की तरह तेज दौड़ सकता था, लेकिन फिर भी वह स्ट्रेंथ वायवन की खोज से बच नहीं सका। इसलिए उनके पास अपने तुरुप के पत्ते का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह भक्षण प्रणाली में सब कुछ खा जाएगा, फिर उन्हें शीर्ष रैंक वाली वंशावली से बदल देगा। उसने अभी अभी एक उच्च रैंक वाली वंशावली के साथ जुड़ना समाप्त किया था। यदि वह जबरदस्ती शीर्ष रैंक वाली वंशावली के साथ जुड़ जाता तो उसकी ताकत कम हो जाती और वह फट जाता और मर जाता। लेकिन क्या उसके पास कोई और विकल्प था? मॉडलकोर क्षेत्र में येहुआन की ताकत के साथ अगर वह जबरदस्ती शीर्ष रैंक वाली वंशावली के साथ जुड़ जाता तो संभवतः उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन अगर उसने नहीं किया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन भागने के लिए उसे एक शीर्ष रैंक वाली वंशावली के साथ जुड़ना पड़ा। चलो सब बाहर चलें। येहुआन ने अपने दांत पीस लिए और इस एक हमले पर सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गया। वायवन उससे केवल 100 मीटर की दूरी पर था। उसके नुकीले पंजे शायद एक पल में उसके शरीर के टुकड़े कर सकते थे। हालांकि उसे केवल शीर्ष पायदान की वंशावली के साथ जुड़ने के लिए इसके बारे में सोचने की जरूरत थी। हालांकि इस महत्वपूर्ण क्षण में अचानक एक आवाज आए, तुम मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत मत करो, दुष्ट प्राणी। येहुआन के कानों में अचानक दहाड़ पड़ी, जिससे उसका मस्तिष्क अचानक काम करना बंद कर दिया। उसने अपनी आंखें केंद्रित की और ये देखकर चौंक गया कि जो वायवन उसका पीछा कर रहा था उसका एक पंख गायब था। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि वायवन के पहले 2 पंख थे, लेकिन अब उसके पास केवल एक पंख ही क्यों बचा था? दहाड़। वायवन गरजा। इसका एक पंख पहले ही घायल हो चुका था, लेकिन अब वह घायल पंख सीधे कर गया है। उसने अपना विशाल सिर घुमाया और देखा कि एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति कुछ ही दूरी पर हवा में खड़ा है। येहुआन ने भी देखा और तुरंत चौंक गया। क्या चल रहा था? कोई वास्तव में हवा में खड़ा था? क्या यह एक फोटोशॉप था? दहाड़। वायवन फिर से गरजा और सफेद कपड़े पहने आदमी की ओर बढ़ गया। ड्रैगन कबीले के एक गौरवान्वित सदस्य के रूप में ये वास्तव में एक इंसान द्वारा घायल किया गया था। वह बस अपमानजनक था। हम्फ, एकमात्र वायवन मुझ पर दहाड़ने की हिम्मत करता है। आदमी हवा में खड़ा रहा और चकमा नहीं दिया। वह बस देखता रहा कि वायवन के पंजे उस पर पंजे मार रहे थे। येहुआन ने एक भी दृश्य मिस न करते हुए आंखें फाड़ कर देखा। अगले ही पल वह फिर से चौंक गया। उसने देखा कि उस आदमी द्वारा एक ही मुक्के से वायवन को उड़ाया जा रहा था। हेवेंस, उसने एक ही मुक्के से एक वायवन को उड़ा दिया। क्या वह सचमुच इंसान है? येहुआन की आंखें लगभग उनकी सॉकेट से बाहर गिर गईं। भले ही वायवन को अनगिनत वर्षों तक दबा दिया गया था और इसकी ताकत अपने चरम पर नहीं थी, फिर भी ये बहुत प्रभावशाली था।
इस समय सोंग सुइजिंग भी जल्दी से आ गया और देखने के लिए उसके पास खड़ा हो गया। मर जाओ दुष्ट प्राणी, मुरझाती तलवार, अधेड़ की आवाज़ हवा में बजी। फिर उसने लापरवाही से एक स्लैश काट दिया। ये स्लैश बैंगनी काले रंग का था। ये बहुत धीमा लग रहा था, लेकिन ये बहुत तेज भी लग रहा था। उड़ने वाला ड्रैगन चकमा नहीं दिया और सीधे मारा गया। उसके बाद वाइवन का चमकीला लाल शरीर काला होने लगा। फिर उसका पूरा शरीर पंखुड़ियों की तरह मुरझा गया। कुछ सेकंड के बाद ये राख में बदल गया और हवा से उड़ गया। ये किस प्रकार की मार्शल आर्ट है? ये हुआन स्तब्ध रह गया। सफ़ेद रंग में यह मध्यम आयु वर्ग का आदमी वास्तव में कौन था? वह न केवल हवा में खड़ा हो सकता था, बल्कि वह उड़ते हुए अजगर को एक ही तलवार से मार भी सकता था। इसके अलावा उन्होंने इसे अपरंपरागत तरीके से किया। रात की हवा बहुत तेज थी और उड़ते हुए अजगर की राख तुरंत उड़ गई। इस समय सफ़ेद कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर घुमाया और ये हुआन की ओर देखा। फिर वह एक कदम आगे बढ़ा और तुरंत ये हुआन के सामने आ गया। वह अभी भी हवा में खड़ा था, जमीन से लगभग 5 मीटर ऊपर। दोस्त, मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है, क्या तुम्हें मुझे धन्यवाद नहीं देना चाहिए? सफ़ेद कपड़े पहने अधेड़ ने चेहरे पर मुस्कान लिए कहा। ये सुनकर ये हुआन ने तुरंत अपनी मुट्ठी पकड़ ली और कहा, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। हाँ, बस एक मौखिक धन्यवाद। सफ़ेद रंग का अधेड़ फिर हंसा। ये हुआन चौंक गया। फिर उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और कहा, वरिष्ठ, आप एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं और मैं सिर्फ एक नया दिव्यकोर योद्धा हूँ। मुझे डर है कि मैं वरिष्ठ की दयालुता का बदला नहीं चुका सकता। ये कैसा मजाक था? इस आदमी ने अभी अभी एक ही तलवार से उड़ते हुए अजगर को मारा था, वह उससे कुछ क्यों चाहेगा? नहीं, आप कर सकते हैं, सफ़ेद रंग में अधेड़ ने कहा। ये हुआन ने अपना सिर उठाया और उसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को सोंग सुइजिंग की ओर देखते देखा। एक पल में ये हुआन समझ गया कि अधेड़ उम्र का आदमी क्या चाहता है। वरिष्ठ, आप जो चाहें पा सकते हैं, लेकिन वह नहीं, ये हुआन ने कृतज्ञता के साथ कहा। वह भी हैरान था, इस तरह के एक शक्तिशाली व्यक्ति के पास कोई भी महिला हो सकती है जिसे वह चाहता है, वह सोंग सुइजिंग को क्यों चाहेगा? सफ़ेद कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कुछ देर के लिए उन्हें घूर कर देखा। किसी को नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा है। एक संक्षिप्त क्षण के बाद वह मुस्कुराया और कहा, आपने कहा था कि आप जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन सहित। उद्धरण चिन्ह जीवन। ये हुआन एक बार फिर चौंक गया और वह कुछ देर के लिए झिझका। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उड़ते हुए अजगर से बचकर उसकी मुलाकात एक और ताकतवर आदमी से होगी जो उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अगर सीनियर मेरी जान चाहता है तो बस ले लो। ये हुआन ने अपने दांत पीस लिए और अपना सिर हिलाया। सोंग सुइजिंग जो उसके बगल में खड़ा था, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। ये हुआन उसकी रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार थी। इससे साबित हुआ कि ये हुआन के दिल में उसका बहुत ऊंचा स्थान था। अभी वह खुद को बलिदान करने के लिए तैयार थी। हालांकि जैसे ही वह बोलने वाली थी, सफ़ेद कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया और कहा, बुरा नहीं, बुरा नहीं। एक महिला के लिए आप खुद को बलिदान करने के लिए तैयार हैं। यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आप रक्षा करना चाहते हैं, तो आप अपनी भविष्य की खेती में गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। मैं अभी मजाक कर रहा था। मुझे बस यही लगा कि आप कुछ मेरे दोस्त की तरह हैं, इसलिए मैंने आपकी मदद की। अन्यथा यह वंश नष्ट भी हो जाता तो असंभव था। अन्यथा इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ये हुआन के दिल की बड़ी चट्टान जोरदार धमाके के साथ गिरी। तो ये सिर्फ एक पासिंग विशेषज्ञ था जिसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो एक दोस्त की तरह दिखता था। धन्यवाद वरिष्ठ। ये हुआन और सोंग सुइजिंग ने उन्हें एक स्वर में धन्यवाद दिया। मुझे धन्यवाद मत दो, मैंने कहा कि मैं यूं ही मदद नहीं करूंगा। बच्चे, अब तुम पर मुझ पर एक एहसान है। अगर हम भविष्य में फिर मिलेंगे तो मुझे आशा है कि आप इस एहसान को याद रखेंगे। सफ़ेद रंग में अधेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बच्चा निश्चित रूप से याद रखेगा, ये हुआन ने जल्दी से उत्तर दिया। जब तक उसके पास कुछ समय था, वह आत्मा क्षेत्र 4 क्षेत्रों तक पहुंचने में सक्षम होगा। हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। दुनिया इतनी बड़ी है, मिलना इतना आसान कैसे हो सकता है? सफ़ेद में मध्यम आयु वर्ग के आदमी कुछ बार हंसे। ये हुआन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसे एहसास हुआ कि सफ़ेद रंग का अधेड़ आदमी पहले ही गायब हो चुका था। हंसी सभी दिशाओं से आए और उसे नहीं पता था कि वह कहाँ गया था। अरे, वह भूत जैसा था, इससे मैं बहुत डर गया, ये हुआन ने अपने दिल में कहा। अभी वह वास्तव में डर गया था कि मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अचानक हमला करेगा और उसे एक उड़ने वाले ड्रैगन में बदल देगा। सौभाग्य से ये सिर्फ एक मजाक था। ये हुआन। सोंग सुइजिंग की कोमल और नाजुक आवाज़ ये हुआन के कानों में पड़ी। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसे एहसास हुआ कि पूर्व का चेहरा पहले से ही आंसू में ढका हुआ था। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? सोंग सुइजिंग ने ये हुआन को गले लगाया और तब तक रोता रहा जब तक वह आधी मर नहीं गई। उसके ऊंचे स्तनों को ये हुआन के शरीर पर दबाया गया, जिससे ये हुआन का मूड तुरंत बेहतर हो गया। महाप्रलय से बचने के बाद आगे चलकर भाग्योदय होना ही था। आगे चलकर यही सौभाग्य रहा। ये हुआन ने एक हाथ से सोंग सुइजिंग की कमर पकड़ ली और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। उसने उसे सांत्वना दी, रो मत। क्या पुरुषों को ऐसे समय में खड़ा नहीं होना चाहिए? इसके अलावा क्या अब हम सब ठीक नहीं हैं? ये सिर्फ एक झूठा अलार्म था। अगली बार ऐसा मत बनो। अगर हम मरने जा रहे हैं तो हम एक साथ मरेंगे। सोंग सुइजिंग ने सिर उठाया। उसके आंसू टूटे हार से मोतियों की तरह बह निकले। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और ये हुआन का दिल पिघल गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आइए इसे एक साथ करें। ये हुआन मुस्कुराया, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्या अब तुम्हें मुझे इनाम नहीं देना चाहिए? अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अपना चेहरा बगल की ओर कर लिया। सोंग सुइजिंग ने तुरंत ये हुआन का अर्थ समझ लिया। वह पंजों के बल खड़ी हो गई और ये हुआन के गाल को चूम लिया। अच्छी लड़की। ये हुआन ने इसका भरपूर आनंद लिया। उसने सोंग सुइजिंग के बालों को प्यार से सहलाया। उसने कब सोचा था कि कोई देवी सी सुंदरता उसे गले लगाएगी। अपने पिछले जन्म में उन्होंने इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की। ये सही है। इस समय सोंग सुइजिंग ने अचानक अपना सिर उठाया और ये हुआन को आंसू भरी आंखों से देखा। उसने धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि वह वरिष्ठ आपको जानता है। हाँ, मैं वह देख सकता हूँ। ये हुआन ने सिर हिलाया और कहा, मध्य क्षेत्र की तुलना में 4 महान डोमेन में स्वर्ग और पृथ्वी के युआन क्यूई की कमी है। इतने कमजोर युआन क्यूई के साथ ऐसा कोई खजाना नहीं होगा जो किसी विशेषज्ञ का ध्यान आकर्षित कर सके। इसलिए वह वरिष्ठ निश्चित रूप से यात्रा नहीं कर रहा है। वह विशेष रूप से मेरे लिए यहाँ है।
जिस दोस्त के बारे में सीनियर बात कर रहा है उसका संबंध आपके पिता से हो सकता है। सोंग सुइजिंग जोड़ा गया। सबसे अधिक संभावना है, हालांकि वह किस प्रकार का विशेषज्ञ है जो आकाश में उड़ने में सक्षम हो? ये हुआन ने आश्चर्य से पूछा। सोंग सुइजिंग ने भी सिर हिला दिया। मैं ज़्यादा नहीं जानती, मैं केवल वापस जाकर अपने स्वामी से पूछ सकता हूँ। उनके गुरु सोआरिंग हेवन मैंशन के ग्रैंड एल्डर एक अर्थकोर विशेषज्ञ थे। वह उसके दादा सोंगचेंग से कहीं अधिक मजबूत था। शायद उसे कुछ पता था। ये जानवर भगवान संप्रदाय मौत को दावत दे रहा है। उन्होंने वास्तव में एक उड़ते हुए ड्रैगन को नियंत्रित करने की कोशिश की। वे नष्ट होने के योग्य थे। ये हुआन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसने अपना सिर घुमाया और शाही राजधानी की ओर देखा। आग का समंदर था। ग्रेट टैंग साम्राज्य का खजाना संभवतः जलकर नष्ट हो गया था। आखिरकार उड़ता हुआ अजगर शाही महल के नीचे से बाहर आया। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? सोंग सुइजिंग ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और ये हुआन की ओर देखा। इस समय उसने पहले ही ये हुआन को स्वीकार कर लिया था और ये हुआन को अपने जीवन की आशा के रूप में माना था। आइए ग्रेट टैंग साम्राज्य के शाही महल में जाकर देखें कि वहाँ कुछ अच्छा है या नहीं। उसके बाद हम ग्रेट सॉन्ग एम्पायर में जाएंगे, ये हुआन ने लापरवाही से कहा। हालांकि उड़ता हुआ अजगर शाही महल से बाहर आया, लेकिन कुछ अप्रत्याशित लाभ हो सकते हैं। हाँ, सोंग सुइजिंग ने थोड़ा सिर हिलाया। शर्माते हुए उसका चेहरा शर्मा गया। ये हुआन ग्रेट सॉन्ग साम्राज्य में जा रहा था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसके परिवार से मिलने जा रहा था? अल्पिराम। उसके बाद ये हुआन सोआरिंग हेवन रॉक पर सवार होकर शाही महल तक गया और उसके चारों ओर चक्कर लगाया। महल सचमुच आग का समुद्र था। हवा में भी भयानक गर्मी महसूस हो सकती थी। वायवन की लपटें बहुत भयानक थीं। अगर जलाने के लिए कुछ भी नहीं था तब भी यह कुछ दिनों तक चल सकता था। अगर कुछ था तो यह और भी तेजी से फैल सकता था। इसलिए महल जल्द ही जलकर राख हो जाएगा और बंजर भूमि बन जाएगा। ये हुआन ने उन लपटों को छूने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने इसके बारे में भूलने और सीधे सोंग राजवंश की ओर जाने का फैसला किया। ग्रेट तांग राजवंश और ग्रेट सोंग राजवंश के बीच अच्छे संबंध नहीं थे क्योंकि वे पड़ोसी थे। हालांकि सोआरिंग स्काई रॉक की गति के साथ ये हुआन ने पहुंचने से पहले एक सप्ताह तक उड़ान भरी। ग्रेट सोंग राजवंश की शाही राजधानी। रास्ते में सोंग सुइजिंग ने भी ध्यान से देखा। ग्रेट सोंग राजवंश में जानवर भगवान धर्म के अवशेष भी थे और कई जानवर ज्वार भी थे। हालांकि जब खबर हाई हेवन मैंशन तक पहुंची तो सोंगचेंग तुरंत जज सोंग और विशेषज्ञों के एक समूह को ग्रेट सोंग राजवंश में ले गया। इसलिए महान सांग राजवंश पहले ही आपदा से बच चुका था और पुनर्निर्माण के दौर में था। इस समय ग्रेट सोंग राजवंश के शाही शहर के बाहर रहा। सोआरिंग स्काई रॉक ये हाई हेवन मैंशन का दूत है। ये हुआन का सोआरिंग स्काई रॉक थोड़ा नीचे उतरा और सोंग सुइजिंग ने जानबूझकर अपना सिर दिखाया। ये राजकुमारी है। जब नीचे के गार्डों ने सोंग सुइजिंग को देखा तो उन्होंने तुरंत उसे जाने दिया। यहाँ तक कि अगर कोई और सीधे शाही शहर में उड़ना चाहता था तो वे हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ग्रेट सोंग राजवंश की राजकुमार पत्नी वापस आ गई है, हाहा। ये हुआन जमीन की ओर कुछ बार चिल्लाया। हालांकि बोलने से पहले ये हुआन को अपनी कमर में दर्द महसूस हुआ। उसके बाद सोंग सुइजिंग की कर्कश आवाज आई, बुरे आदमी, बकवास मत करो। दोनों सोआरिंग स्काई रॉक पर सवार हुए और सीधे एक शानदार महल के सामने उतरे। पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ। सोंग सुइजिंग ने सोआरिंग स्काई रॉक से छलांग लगाई और सीधे अंदर भाग गया। प्रवेश द्वार पर मौजूद समूह के पास प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं था। ये हुआन उसके पीछे पीछे चल रहा था। वह थोड़ा ईर्ष्यालु था। अपनी वर्तमान शक्ति से वह निश्चित रूप से एक राजवंश की स्थापना कर सकता था और उसके पास 3000 सुंदरियां और लाखों लोग थे। अफसोस था कि ये वो जिंदगी नहीं थी जो वो चाहता था। उनका वर्तमान सपना एक शीर्ष विशेषज्ञ बनना था, न कि किसी देश का सम्राट बनना। ये हुआन ने पीछा किया। सोंग सुइजिंग के परिचय के बाद ये महल वह स्थान था जहां सोंग परिवार की आंतरिक चर्चाएं होती थीं। साधारण लोगों को प्रवेश नहीं करने दिया गया। जल्द ही उन्होंने ग्रेट सोंग राजवंश के ऊपरी क्षेत्रों को महल में बैठे देखा। लड़की, तुम वापस आ गई हो। हम, ये हुआन, तुम भी यहाँ हो। परिवार। सोंगचेंग एक पल के लिए चौंक गया। उसे समझ नहीं आया। सोंग सुइजिंग की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उसने गुस्से में ये हुआन की ओर देखा। वे इसे अभी गुप्त रखने पर सहमत हुए थे, लेकिन ये हुआन ने इसे जाने दिया था। एक पल में उसके चेहरे पर 2 लाल धब्बे दिखाई दिए। फिर उसने चुपके से सोंगचेंग के कान में कुछ फुसफुसाया। जियांगचेन की बात सुनने के बाद सोंगचेंग की आंखें चमक उठीं। वह जोर से हंसा और बोला, हा, हम परिवार हैं, हम परिवार हैं। हमारे महान सांग राजवंश में अब 2 और दिव्यकोर योद्धा हैं। ये बहुत अच्छा है। थोड़े ही समय में हमारे पास 4 दिव्यकोर योद्धा होंगे। तथ्य यह है कि ये लोग आज यहाँ बैठने में सक्षम थे। इसका मतलब ये था कि वे बेवकूफ़ नहीं थे। सोंगचेंग ने जो कहा उसे सुनने के बाद वे तुरंत समझ गए। तो ऐसा ही है, बुरा नहीं है, जवान आदमी। आपकी शक्ल सुंदर है और आप निश्चित रूप से जज बनने के लायक हैं। सोंगचेंग ने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपनी काली बकरी को सहलाया। सोंग सुइजिंग शर्मीली थी, लेकिन वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने जल्दी से विषय बदल दिया। दादाजी, चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं। क्या बड़ा भाई भी डार्क बीस्ट के इन कोर को अवशोषित कर रहा है? हाँ, उस अंधेरे जानवर को मारने के बाद मैंने उसका आंतरिक कोर एक न्यायाधीश को दे दिया। अगले 1 या 2 महीनों में उसके लिए नश्वर कोर क्षेत्र में प्रवेश करना पर्याप्त होना चाहिए। सोंगचेंग ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। ग्रेट सोंग राजवंश में 3 नए दिव्य कोर योद्धा थे। ये बहुत अच्छी खबर थी और ये लगातार 3 अच्छी खबर थी। उसके बाद सोंग सुइजिंग ने पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ था इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। जब उसने ग्रेट तांग राजवंश की शाही राजधानी में क्या हुआ था इसके बारे में बात की तो हर कोई हैरान रह गया। एक वायवन। ग्रेट तांग राजवंश की शाही राजधानी के तहत एक वायवन को कैद किया गया था। मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। मैंने वास्तव में कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस छोटे से महान तांग राजवंश में कोई घायल वायवन होगा। यह महान तांग राजवंश वास्तव में साहसी है। उन्होंने वास्तव में एक वायवन को नियंत्रित करने की कोशिश की। सोंगचेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है जैसे जानवर भगवान धर्म का मुख्यालय ग्रेट तांग राजवंश में होना चाहिए। लड़की, वायवन को क्या हुआ? सोंगचेंग ने अचानक पूछा। इसे वहां से गुजर रहे एक वरिष्ठ ने मार डाला। ओह ठीक है दादाजी, वह वरिष्ठ केवल एक मुक्के से वायवन को उड़ने में सक्षम था और वह आकाश में भी उड़ सकता था। वह किस खेती के क्षेत्र में है? सोंग सुइजिंग ने उत्सुकता से पूछा। ये सुनकर सोंगचेंग तुरंत खड़ा हुआ और आश्चर्य से चिल्लाया, क्या? उड़ना? उद्धरण चिन्ह। हाँ, ये वरिष्ठ हवा में खड़ा हो सकता है।
सोंग सुईजिंग ने सिर हिलाया। वह एक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ है। एक बार जब आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ की काया एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो वे आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। के माध्यम से तोड़ने के बाद वे अपने क्यूई को नियंत्रित करने और उड़ान भरने में सक्षम होंगे। एक ही मुक्के से वायवन को उड़ाना उनके लिए केक का एक टुकड़ा होगा। वह संभवतः केवल एक उंगली से वायवन को मारने में सक्षम होगा। सोंगचेंग ने अविश्वास से कहा। वह केवल प्रारंभिक नश्वर कोर क्षेत्र में था। उसके और पृथ्वी कोर क्षेत्र के बीच अभी भी कुछ दूरी थी। स्वर्गीय कोर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि जिस बात ने उन्हें हैरान कर दिया वह ये थी कि ऐसा विशेषज्ञ वास्तव में महान तांग राजवंश के पास से गुजरेगा। ये वास्तव में अप्रत्याशित था। ये सुनकर उपस्थित सभी लोगों ने तड़प के रूप प्रकट किए। मनुष्य वास्तव में आकाश में उड़ सकता है। यह क्या ही शानदार बात थी। आत्मा क्षेत्र के 4 चरण हैं, शक्ति क्षेत्र और आत्मा क्षेत्र। उसके बाद अभी 2 चरण और हैं। मुझे आश्चर्य है कि अनलकी ब्रेड के पिता और वह रहस्यमय विशेषज्ञ के स्तर पर हैं। ये हुआन ने मन में सोचा। दादाजी, क्या आप हमें आत्मा क्षेत्र के 4 चरणों के बारे में और बता सकते हैं? सोंग सुईजिंग को भी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने सोंगचेंग को परेशान किया और पूछा। नीचे के सभी लोग भी बड़े चाव से देख रहे थे। हालांकि उन्हें ईश्वरीय मूल क्षेत्र में प्रवेश करने की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी सुनने में सक्षम होना अच्छा था। वे अपने वंशजों को कहानियां सुनाने और खेती करने की उनकी इच्छा को प्रोत्साहित करने में सक्षम होंगे। ठीक है, लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। सोंगचेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने सुना है कि जब एक स्वर्गीय कोर योद्धा अपनी खेती के चरम पर पहुंचेगा तो वह अपने कोर को तोड़ने और अपनी आत्मा बनाने में सक्षम होगा। तोड़ने के बाद उसकी काया में काफ़ी सुधार होगा और उसके पास वायवन की ताकत होगी। इसे वन ड्रैगन की ताकत कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह। जब एक सामान्य व्यक्ति सीमा तक खेती करता है तो उसके पास 100 ड्रैगन की ताकत होगी। उस समय वह आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर सकता है। हालांकि मैंने सुना है कि कुछ प्रतिभाएं हैं जिनके पास 100 से अधिक ड्रैगन की ताकत हो सकती है। वे 200 या 300 ड्रैगन तक भी पहुंच सकते हैं। इन लोगों का एक ही मुक्का एक पहाड़ को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। जब कोई दिव्य कोर क्षेत्र से आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके शरीर में कोर ऊर्जा अधिक शक्तिशाली सच्ची ऊर्जा में बदल जाएगी। जब कोई आत्मा क्षेत्र से आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह अपने शरीर में सच्ची ऊर्जा का उपयोग करके उड़ान भरने में सक्षम होगा और वह हवा में लड़ने में सक्षम होगा। आत्मा क्षेत्र के बाद क्या है? सोंग सुईजिंग ने बड़े चाव से पूछा। सोंगचेंग ने आगे कहा, आत्मा के बाद का क्षेत्र सार क्षेत्र है और उसके बाद आत्मा का क्षेत्र है। लेकिन मैंने केवल इन 2 क्षेत्रों के बारे में सुना है। फिर दादाजी, क्या आप जानते हैं कि वह वरिष्ठ किस क्षेत्र में है? सोंग सुईजिंग ने फिर पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन वह कम से कम स्पिरिट क्षेत्र में है और वह एक ही मुक्के से वायवन को मार सकता है। इसके अलावा वह तलवार का प्रहार, एक मार्शल कौशल जो वायवन को राख में बदल सकता है, वह मेरी जानकारी से परे है। सोंगचेंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। आखिरकार वह सिर्फ एक प्रारंभिक नश्वर कोर योद्धा था। लेकिन उन्होंने ये हुआन और सोंग सुईजिंग को कुछ बातें बताईं और इससे उनकी खेती करने की इच्छा जागृत हुई। नहीं, ये हुआन को अगले क्षेत्र में जाने की इच्छा होनी चाहिए। टीएस आत्मा क्षेत्र में उड़ने में सक्षम होने के कारण समय आने पर मैं अपने हाथ में धर्मग्रंथ लेकर उड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। जब उसने आकाश में उड़ने के बारे में सोचा तो ये हुआन बाहर जाने और स्तर बढ़ाने के लिए कुछ राक्षसों को मारने से खुद को नहीं रोक सका। उसके बाद ग्रेट सोंग राजवंश के उच्च अधिकारियों ने अपनी चर्चा जारी रखी। जहां तक ये हुआन का सवाल है, उसे सोंग सुईजिंग ने अपने छोटे से महल में लाया था। चूंकि दोनों के रिश्ते को सार्वजनिक कर दिया गया था, इसलिए अब इसे छिपाने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा सोंग सुईजिंग के छोटे महल में 1 से अधिक कमरे थे। मूल रूप से ये हुआन अपने बहनोई के लिए एक गोली लाना चाहता था, लेकिन जब उसने सोचा कि एजुकेटर सोंग 2 महीने में दिव्य कोर क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर पाएगा तो उसने इसके खिलाफ फैसला किया। आखिरकार एक गोली की कीमत 5 बिलियन डिवोर पॉइंट थी। ये बहुत महंगी थी। आप आज रात यहाँ रुक सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की जरूरत हो तो बस उन्हें कॉल करें। सोंग सुईजिंग ये हुआन को एक कमरे में ले आया। तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो? ये हुआन ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। बदमाश, बकवास सोचना बंद करो। मैंने अभी तक तुम्हारे साथ हिसाब तय नहीं किया है। गाना सुईजिंग चंचलता से चिल्लाया। जब वे सोआरिंग स्काई रॉक पर थे, ये हुआन ने उसे लगभग जिंदा खा लिया था। सौभाग्य से वह फ्लाइंग ड्रैगन के रोने से बच गई। देखो, तुम्हारे परिवार ने मुझे स्वीकार कर लिया है, अब तुम मुझे ऐसा क्यों नहीं करने देते? ऐसा कहने के बाद ये हुआन ने अचानक सोंग सुईजिंग की पतली कमर पर अपना हाथ रख दिया। उसने सुना था कि ये दुनिया काफ़ी खुली है और अगर वे शादी नहीं कर रहे थे तब भी वे ऐसा कर सकते थे। बदमाश, जल्दी करो और अंदर जाओ, मैं पहले जा रहा हूँ। सोंग सुईजिंग का चेहरा शर्मा गया, फिर वह भयभीत छोटे पक्षी की तरह तेजी से भाग गई। ये हुआन को बेहद पछतावा हुआ। यदि उसे पहले पता होता तो वह इसे सोआरिंग स्काई रॉक पर वापस कर देता। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। चूंकि उन्होंने अपने रिश्ते की पुष्टि कर ली थी, इसलिए सोंग सुईजिंग के भागने का कोई रास्ता नहीं था। चूंकि वह यहाँ था, वह गहन सूर्य साम्राज्य में लौट सकता था और ये परिवार के लिए कुछ अच्छी चीजें वापस ला सकता था। 10 अरब डिवोर पॉइंट, उनमें से कोई भी पूरे ये परिवार को ट्रू स्पिरिट क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद कर सकता है। 3 दिनों तक ग्रेट सोंग राजवंश में रहने के बाद ये हुआन भी सोआरिंग स्काई रॉक पर चले गए। इस बार सोंग सुईजिंग भी गहन सूर्य साम्राज्य में चले गए। इस समय सोआरिंग स्काई रॉक पहले ही गहन सूर्य साम्राज्य में प्रवेश कर चुका था। लड़की, घबराओ मत। बदसूरत बहू को देर सबेर अपने सास ससुर से मिलना ही होगा। इसके अलावा मेरे पिता घर पर नहीं हैं। ये हुआन ने धीरे से अपने बगल की सुंदरता के बालों को सहलाया। ये सुनकर सोंग सुईजिंग ने तुरंत मुंह फुलाकर कहा, आप किसे बदसूरत कह रहे हैं? हाँ, ये सिर्फ एक रूपक है। बेशक आप बदसूरत नहीं हैं। ये हुआन को पता था कि उसने कुछ गलत कहा है और उसने जल्दबाजी में अपना बचाव किया। गहन सूर्य साम्राज्य में प्रवेश करने के कुछ ही मिनटों में सोआरिंग स्काई रॉक पहले ही लियान्युन शहर के ऊपर उड़ चुका था। हम यहाँ हैं। ये हुआन खड़ा हुआ और अपने सामने बड़े शहर की ओर देखा। वह ये कहे बिना नहीं रह सका। 1 साल भी नहीं हुआ और यह पहले ही एक बड़े शहर के रूप में विकसित हो चुका है। उन्हें याद आया कि उन्होंने नए साल के बाद लियान्युन शहर छोड़ दिया था। फिर वह शैटरिंग क्लाउड सेक्ट, साउथ फॉरेस्ट सिटी, इंपीरियल कैपिटल और अंत में सोआरिंग स्काई मैंशन गए। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो ये लगभग नया साल था। सोंग सुईजिंग भी खड़े हो गए। जब ये हुआन ने वह घबराया हुआ और शर्मीला भाव देखा तो वह उसे चूमने से खुद को नहीं रोक सका।
हालांकि इस समय ये हुआन ने अचानक एक समस्या के बारे में सोचा और कहा, ओह ठीक है, मैं आपको कुछ बताना भूल गया। मेरी पहले सगाई हो चुकी थी। क्या आपकी सगाई हो चुकी थी? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी उपपत्नी बनूं? सोंग सुईजिंग ने अचानक कहा। उसने लगातार 2 प्रश्न पूछे। उसकी आंखें पहले से ही चिंगारियां उगल रही थीं। घबराओ मत, मैं तुम्हें बताना भूल गया। जिस व्यक्ति से मेरी सगाई हुई थी वह मेरा एक प्रेमिक था जब मैं छोटा था। हालांकि वह उस समय किसी बदसूरत व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। ये हुआ ने तुरंत समझाया। उसे लगा कि सोंग सुईजिंग उसकी तलवार निकालने वाला है। गीत सुईजिंग ने ठंडे स्वर में खर्राटे लिए। वह इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट थी। हालांकि उसे वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी कि ये हुआन के पास कितनी महिलाएं हैं, जब तक कि उसने उसे निराश नहीं किया। आखिरकार उसके पिता की 1 दर्जन से अधिक रखेलें थीं और उसके भाई ने पहले ही 3 राजकुमारों से शादी कर ली थी। बेशक उसे निराश न करने के अलावा उसका एक और अनुरोध भी था, और वह था उसे उपपत्नी न बनने देना। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। ये हुआन मुस्कुराया और धीरे से सोंग सुईजिंग को ले गया। बाद वाली आदतन अपनी बाहें ये हुआन की गर्दन के चारों ओर लपेटती थी। ये हुआन से एक हल्की छलांग के साथ वे आकाश से गिर गए। 2 सेकंड बाद वे जमीन पर उतरे। जिस स्थान पर वे उतरे वह संयोगवशी कबीले का प्रांगण था। आंगन में 3 अधेड़ उम्र के पुरुष थे। ये 3 अधेड़ उम्र के आदमी कुछ मामलों पर चर्चा करने के बीच में थे कि अचानक एक तेज आवाज आई, जिससे वे आधे अधूरे डर गए। उन्होंने घूमकर देखा कि आंगन की एक दीवार गिर गई है। धुआं और धूल हवा में भर गई। फिर 2 आकृतियां इससे बाहर निकल गईं। चाचा, मैं वापस आ गया हूँ। ये हुआन धूल के बादल से बाहर निकला और मुस्कुराते हुए कहा। प्रांगण में 3 लोग, ये झांग, जुहाई और लिन मिंग थे। ये हुआन, ये झांग ने सोचा कि एक चोर ये कबीले में घुस आया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये हुआन वापस आ जाएगा। फिर उन तीनों ने एक साथ ये हुआन के पीछे सफेद कपड़े पहने लड़की को देखा। हेलो चाचा। सोंग सुईजिंग थोड़ा घबराया हुआ था और उसने धीरे से पुकारा। ये हुआन, ये है। ये झांग ने ये हुआन की ओर देखा। ये हुआन ने सीधे सोंग सुईजिंग का छोटा हाथ पकड़ लिया और उसका परिचय कराया। वह महान सोंग राजवंश की राजकुमारी है। इस कार्रवाई ने ये झांग और अन्य 2 को दोनों के बीच के रिश्ते को समझा दिया। हालांकि जब उन्होंने ये हुआन की बातें सुनी तो वे सदमे से लगभग बेहोश हो गए। महान सांग राजवंश की राजकुमारी, मैं घास काट रहा हूँ। एक राजवंश सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों गहन सूर्य साम्राज्य के बराबर था। ये कबीले के बारे में क्या? ये गहन सूर्य साम्राज्य में सिर्फ एक छोटा महत्वहीन कबीला था। ये झांग और अन्य 2 की नज़र में ये हुआन उस स्तर तक बढ़ गया था जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आओ आओ आओ, बैठो बैठो। ये झांग मुस्कुराना बंद नहीं कर सके और जल्दी से ये हुआन और सोंग सुईजिंग को बैठने के लिए खींच लिया। आखिरकार वे परिवार थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से चेक किया। ये हुआन ने 1 साल के लिए घर छोड़ दिया था और लियान्युन शहर में भारी बदलाव हुए थे। गहन सूर्य साम्राज्य ने ये कबीले की भी देखभाल की और निर्माण में मदद के लिए कई लोगों को भेजा। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि ओआंग मिंग भी कार्यभार संभालने के लिए लियान्युन शहर आए थे। लियान्युन शहर बहुत अच्छी तरह से विकसित हो रहा था और बहुत सामंजस्यपूर्ण था। कुछ भी बड़ा नहीं हुआ जिससे ये हुआन को बहुत सहज महसूस हुआ। जहाँ तक लियू एर और जू किंग का सवाल है, वे भी बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे। वे केवल इस शांतिपूर्ण जीवन के अनुकूल थे, इसलिए वे बिना किसी चिंता के रहते थे। इस बार ये हुआन अपने साथ काफ़ी अच्छी चीज़ें लेकर आए थे। हटा देना, खेती के संसाधनों और पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट के अलावा भक्षण प्रणाली से आदान प्रदान किए गए खजाने भी थे। उदाहरण के लिए मेडिटेशन जेड पेंडेंट जिसने खेती की गति को बढ़ाया, गार्जियन कठपुतली जो ट्रू प्रोफाउंड दायरे के शिखर के बराबर थी, इत्यादि। हालांकि गहन सूर्य साम्राज्य केवल एक छोटा साम्राज्य था, लेकिन मजबूत होना हमेशा अच्छा होता था। इनके साथ ये कबीला, जू कबीला और लिन कबीला निश्चित रूप से पूर्वी क्षेत्र के सबसे मजबूत कुलों में से एक बन जाएंगे। ये झांग को छोड़ने के बाद ये हुआन भी उस छोटे से आंगन में लौट आया जहां वह रहता था। इससे पहले कि वह छोटे से आंगन में प्रवेश करता, वह पहले से ही हंसी और बकबक की आवाज़ सुन सकता था। ये स्पष्ट था कि 2 छोटी लड़कियां मूर्ख बना रही थीं। ये हुआन ने सीधे आंगन का दरवाजा खोला और सोंग सुईजिंग के साथ अंदर चला गया। जब दोनों छोटी लड़कियों ने ये हुआन को देखा तो वे भी सीधे उसके सामने उड़ गईं। युवा मास्टर, आखिरकार आप वापस आ गए। लियू सीधे ये हुआन की बाहों में चली गई, इतनी उत्साहित होकर कि उसकी आंखें लाल हो गईं। हाँ, मैंने तुम्हें 1 साल से नहीं देखा है। लियू एर भी बहुत लंबा हो गया है। ये हुआन ने लियू एर का सिर हल्के से थपथपाया। तुम कमीने, अब जब तुम स्टेट जनरल हो तो तुम्हें हमारी परवाह नहीं है। आप इतने लंबे समय में वापस नहीं आए हैं। जूकिंग की गुस्से में ऊपर चला गया और सीधे ये हुआन की नाक की ओर इशारा किया। इससे कोई मदद नहीं मिल सकती, समय तंग था, इसलिए मैंने सीधे गहन सूर्य साम्राज्य छोड़ दिया। अब मैं वापस आ गया हूँ। ये हुआन मुस्कुराया, फिर धीरे से दरवाजे पर खड़े सोंग सुईजिंग को खींच लिया और उसका परिचय कराया। आइए मैं आपका परिचय कराऊं। यह मेरी बहन है लियू। ये, ओह, मेरी बहन जू किंग भी है। अपनी बात समाप्त करने से पहले जू किंग ने नाखुशी से कहा, तुम्हारी छोटी बहन कौन है? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। मुझे पता था कि तुम्हें अपनी जगह नहीं पता होगी। हर बार एक खूबसूरत बड़ी बहन को वापस लाना। ये हुआन स्तब्ध रह गया। तभी उसे अचानक याद आया कि वह पिछले नए साल के दौरान गुवान युलान को वापस लाया था। उसे नहीं पता था कि गुवान युलान अब अच्छा कर रहा है या नहीं। हालांकि उन्होंने इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा था। वह बाद में ये देखने के लिए शटरिन क्लाउड संप्रदाय की यात्रा करेंगे कि गुवान युलान वापस आ गया है या नहीं। तुम सिर्फ नकली हो। इसके अलावा सोंग सुईजिंग भी मेरी मंगेतर है। हमें भविष्य में भी साथ रहना चाहिए। ये हुआन अजीब तरह से मुस्कुराया। वह पहले से ही सोंग सुईजिंग की आंखें देख सकता था जो उसे खाना चाहती थी। वह ये भी जानता था कि सोंग सुईजिंग जू किंग के साथ बहस नहीं कर रहा था, बल्कि जू किंग द्वारा उल्लिखित दूसरी खूबसूरत बड़ी बहन के साथ बहस कर रहा था। मैं इसे इस बार जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम उसे अगली बार वापस लाओगे तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। जू किंग ने गुस्से में कहा, फिर सीधे सोंग सुईजिंग के पक्ष में चले गए और करीब से कहा, इस बड़ी बहन, चलो अंदर चलें और बात करें, उस पर बुरा मत मानना। ये हुआन ने अपनी आंखें घुमाई। उसका चेहरा मौसम की तुलना में तेजी से बदल गया। तीनों लड़कियां सीधे घर में भाग गईं। ये हुआन ने उनका पीछा नहीं किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि तीनों लड़कियों की आपस में बहुत अच्छी बनेगी। आखिरकार वे अभी भी युवा लड़कियां थीं। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, आधे घंटे से भी कम समय में वे पहले से ही एक दूसरे को बहनें कह रहे थे और सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत कर रहे थे।
उसके बाद ये हुआन ने भक्षण प्रणाली से 2 छोटी वस्तुओं का आदान प्रदान किया और घर में चला गया। लियू ए किंग ये 2 छोटे जेड पेंडेंट पहने। वे खतरे के समय आपकी जान बचा सकते हैं। ये हुआन ने 2 छोटे जेड पेंडेंट सौंपे। आप एक उपहार वापस लाए। कम से कम आपके पास कुछ विवेक तो है। जू किंग ने जेड पेंडेंट लिया और पाया कि शिल्प कौशल काफी उत्कृष्ट था। यह उसकी गर्दन पर बहुत अच्छा लग रहा था। यह एक अन्य प्रकार की कठपुतली थी जिसे ये हुआन ने बदल दिया था। यदि वे खतरे में होते तो यह एक गहन की हुई कठपुतली को संक्षिप्त कर देता जो सच्चे गहन क्षेत्र के शिखर के बराबर थी। ये कई मीटर लंबी अभिभावक कठपुतली से कहीं अधिक कीमती थी। इतना ही नहीं, ये हुआन ने विशेष रूप से पृथ्वी स्तर की खेती की विधि भी चुनी जो लड़कियों के लिए उपयुक्त थी। यहाँ तक कि उन्होंने ये परिवार की खेती की गति बढ़ाने के लिए उनमें एक बड़ी स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन भी स्थापित किया। उसी समय उन्होंने लियू ए और किंग को 2 जेड पेंडेंट दिए। दोनों लड़कियों को विशेषज्ञ बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये हुआन को उम्मीद नहीं थी कि वे सुपर विशेषज्ञ बनेंगे। वह केवल यही चाहता था कि उनमें जीवन रक्षक कौशल हो। इसके अलावा खेती से उनका जीवनकाल बढ़ सकता है। कई फायदे हुए। नए साल से कुछ दिन पहले ये हुआन सोरिंग स्काई रॉक पर सवार होकर शैटरिंग क्लाउड सेक्ट तक गए। हालांकि उन्हें पता चला कि गुवान युलान अभी तक वापस नहीं लौटा है। असहाय होकर वह केवल जाओ चोंगगुआन को अपनी सुरक्षा की रिपोर्ट करने के लिए मिस्टिक सन इंपीरियल कैपिटल जा सका क्योंकि जाओ पैन और जियांग जियान वापस नहीं लौटे थे। अंत में वह लियान्युन शहर लौट आए और हेवन अर्थ युआन क्यूई को बढ़ाने और आत्मा एकत्र करने की सुविधा के लिए लिन और जू परिवारों में कुछ कीमती आत्मा जड़ी बूटियां लगाईं। पिछले साल ये हुआन गुवान युलान को वापस लाया था। दुर्भाग्य से गुवान युलान प्रशिक्षण के लिए बाहर गया और अभी तक वापस नहीं लौटा। सच कहूं तो ये हुआन को गुवान युलान की काफी याद आती थी। आखिरकार गुवान युलान उसके सामने कबूल करने ही वाला था। ये सोचकर ये जुबान नाराज हो गया। वह जोऊ कैंग की कब्र की ओर भागना चाहता था, उसे खोदना चाहता था और फिर उसे कोड़े मारना चाहता था। अपनी लाश को कोड़े मारकर ही वह अपने दिल की नफरत दूर कर सकता था। अल्पविराम। नए साल के आगमन के साथ ये हुआन 1 वर्ष बड़ा हो गया। वह पहले से ही 17 साल का था। नए साल के बाद वह सोआरिंग स्काई रॉक की सवारी करके सोआरिंग स्काई मैंशन में वापस जाने से पहले कुछ और दिनों के लिए लियान्युन शहर में रहे। जानवर भगवान धर्म। मुख्यालय पहले ही नष्ट हो चुका था, इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी। हालांकि इस बार उन्हें समस्या की जड़ों से छुटकारा पाना था, अन्यथा वे भविष्य में फिर से उठ सकते हैं। सॉन्ग चेंग, जज सॉन्ग और अन्य लोग भी ये हुआन से पहले हाई फर्मामेंट हवेली में लौट आए थे। जब ये हुआन सोआरिंग हेवन मैंशन में लौटे तो सर्वोच्च बुजुर्ग तुरंत उनकी तलाश में आए। अभी उन्हें पता चला था कि सोंग सुइजिंग दिव्य मूल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। वह तुरंत बेतहाशा हंसा और उसके दांत गिरने वाले थे। एक 17 वर्षीय दिव्यकोर योद्धा और एक 18 वर्षीय दिव्यकोर योद्धा सोआरिंग हेवन मैंशन के इतिहास में यह पहली बार था। चूंकि ये हुआन दैवीय मूल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, इसलिए उसके लिए भी शुरुआत करने का समय आ गया था। क्या शुरू करें? पृथ्वी सूची को चुनौती दें। जियांग यू के अलावा अंडरवर्ल्ड पैलेस में पृथ्वी सूची में 4 अन्य दिव्यकोर योद्धा थे। दूसरे शब्दों में 5वें से 10वें स्थान पर सभी हाफ सटेप ओरिजिन कोर योद्धा थे। उन्होंने 4 दिव्यकोर योद्धाओं में से किसी को भी चुनौती नहीं दी। आखिरकार वे सभी दिव्य महाद्वीप गठबंधन से थे, इसलिए उन्होंने केवल 10वें रैंक वाले योद्धा को चुनौती दी। हालांकि यह वरिष्ठ शिष्य भी ईश्वरीय महाद्वीप गठबंधन से था, फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हार स्वीकार कर ली। ठीक उसी तरह ये हुआन और सोंग सुइजिंग ने स्वर्गीय निवास में प्रवेश किया। ठीक इसी समय ये हुआन और सोंग सुइजिंग स्वर्गीय निवास पर पहुंचे और उसी आंगन में रुके। जैसे ही उन्होंने जमीन पर पैर रखा, कोई उन्हें ढूंढता हुआ आया। सोंग सुइजिंग घूम गया और जब उसने देखा कि यह उसका स्वामी है तो उसने तुरंत सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। स्वामी, आप यहाँ क्यों हैं? वह व्यक्ति सोआरिंग हेवन मैंशन का ग्रैंड एल्डर जोऊ यान था। वह बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चला गया और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने कहा, हाँ, मैंने सेक्ट एल्डर सॉन्ग से सुना है कि आप दोनों नश्वर कोर क्षेत्र में घुस गए हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। ये सुनकर सोंग सुइजिंग का चेहरा शर्माए बिना नहीं रह सका। चूंकि जोऊ यान ने इसके बारे में सुना था, इसलिए उसे ये हुआन के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता होगा। ऐसा कहने के बाद जोऊ यान ने ये हुआन पर अपनी नजर डाली। उसी समय उसके चेहरे पर एक आश्चर्यचकित नजर आए और उसने कहा, तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह हो, यह अविश्वसनीय है। आपने स्वर्गीय निवास में प्रवेश किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वर्गीय निवास के शीर्ष 5 में प्रवेश कर सकते हैं। आपको अभी भी और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। वरिष्ठ, क्या आप मुझे उन शीर्ष 5 वरिष्ठ शिष्यों के साधना स्तर बता सकते हैं? ये हुआन ने अपनी मुट्ठी पकड़ ली और पूछा। मुझे पता है कि आप दिव्य महाद्वीप गठबंधन में शामिल हो गए हैं। ये बहुत अच्छा है। 5वीं रैंक वाला योद्धा एक दुष्ट कृषक है और वह किसी भी शक्ति में शामिल नहीं हुआ है। तुलनात्मक रूप से कहें तो वह सबसे कमजोर है। यदि आप प्रेरणा की तलाश में हैं तो उसे अपना लक्ष्य बनाएं। उनका नाम जोऊ डोंगफेंग है, जो साधारण ताकत वाला एक मध्य नश्वरकोर योद्धा है। वह एक हाथ में 2 तलवारों का उपयोग करता है और वह पृथ्वी रैंक कौशल गेल 36 तलवारें विकसित करता है। जोऊ यान ने लापरवाही से समझाया। स्वर्गीय रैंकिंग में कुछ सुपर प्रतिभाएं थीं और वे सभी किसी के द्वारा सिखाए गए थे। दिव्य महाद्वीप गठबंधन के नंबर 1 रैंक वाले योद्धा, गठबंधन प्रमुख, पहले ही पृथ्वी कोर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। जहां तक दूसरे स्थान पर रहे जियांग यू, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे योद्धाओं का सवाल है, वे सामान्य योद्धा भी नहीं थे। वे सभी लेट मॉडल कोर क्षेत्र में घुस गए थे। जहां तक 5वीं रैंक वाले जोऊ डोंगफेंग का सवाल है, वह केवल मिड मॉडल कोर क्षेत्र में था और उसे निपटना अपेक्षाकृत आसान था। मध्य नश्वर कोर क्षेत्र, ओह, मैं समझता हूँ। ये हुआन ने हल्के से अपना सिर हिलाया। यदि यह एक मध्य नश्वर कोर गहन जानवर होता तो यह उसके लिए केक का एक टुकड़ा होता, लेकिन ये सोआरिंग हेवन मैंशन था, इसलिए वह 100% आश्वस्त नहीं था। हालांकि वह 100% आश्वस्त नहीं था, वह कम से कम 80% आश्वस्त था। वह बाद में इस जोऊ डोंगफेंग को चुनौती देने के लिए तैयार थे। ठीक है, यहाँ 20 अर्थ रैंक हथियारों और 306 युआन गोलियों के लिए आवश्यक सामग्री दी गई है। एक बार जब आपका काम पूरा हो जाए तो उन्हें मेरे पास भेज दें। ठीक है, आप लोगों को खुद पर लगाम लगाने की जरूरत है, अपनी खेती में देरी न करें। उद्धरण चिन्ह। जोऊ यान ने ये हुआन को एक भंडारण अंगूठी फेंकी, फिर वह चला गया। ये हुआन ने भंडारण रिंग ली और उसकी त्वरित जांच की। रकम सही थी। एक अर्थ रैंक हथियार, 2 लाख मध्य रैंक के क्रिस्टल पत्थर थे।
उनमें से 24 मिलियन मध्य रैंक के क्रिस्टल पत्थर होंगे। 306 युआन गोलियां 3 मिलियन मध्य रैंक के क्रिस्टल पत्थर होंगे। यदि ये हुआन ने उन सभी को समाप्त कर दिया होता तो उसने 7 मिलियन मध्य रैंक के क्रिस्टल पत्थर अर्जित किए होते। सोंग सुईजिंग का चेहरा शर्मा गया। उसने अविश्वास से पूछा, इतने सारे क्यों हैं? क्या आप उन सभी को खत्म कर सकते हैं? हाँ, तुम मुझे कम आंक रहे हो। क्यों? क्या आप चिंतित हैं कि मैं आपको खाना नहीं खिला सकता? ये हुआन ने मजाक किया। हालांकि सोंग सुईजिंग को सटीक मात्रा का पता नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि यह एक खगोलीय आकृति थी, एक खगोलीय आकृति जिसकी कल्पना करने की हिम्मत सोंग चेंग ने भी नहीं की थी। तो क्या अब आप बाहर जा रहे हैं? सोंग सुईजिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। हाँ, लेकिन मैं उन्हें परिष्कृत करने के लिए बाहर नहीं जा रहा हूँ। चूंकि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, आइए साथ चलें। ये हुआन की बात खत्म होने के बाद उसने सोंग सुईजिंग का हाथ पकड़ लिया और बाहर चला गया। सोंग सुईजिंग ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और उत्सुकता से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? चुनौती का क्षेत्र। ओह, सोंग सुईजिंग ने और कोई प्रश्न नहीं पूछा। अभी वह और ये हुआन दोनों दिव्य कोर क्षेत्र में घुस गए थे और वे उन हाफ सटे ओरिजिन कोर क्षेत्र योद्धाओं को आसानी से हरा सकते थे। वे कुछ सामान्य दिव्य कोर क्षेत्र योद्धाओं को हराने में भी सक्षम हो सकते हैं। आखिरकार वह एक तलवार सम्राट की वंशावली के साथ जुड़ गई थी और उसने सीधे अर्थ रैंक मार्शल आर्ट सीख लिया था। इसके अलावा उसने इसमें पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी और उसकी युद्ध शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। रास्ते में ये हुआन ने एक नया पृथ्वी स्तर का हथियार भी बनाया था। यह महिलाओं के लिए एक लंबी तलवार थी और इसे फ्रॉस्ट कहा जाता था। उसने इसे विशेष रूप से सोंग सुईजिंग के लिए बनाया था और साथ ही उसने इसे नेबुला तलवार के लिए भी बदल दिया था। थोड़ी देर के बाद वे स्वर्गीय निवास के चुनौती क्षेत्र में पहुंचे। स्वर्गीय निवास में बहुत से लोग नहीं थे। स्वर्ग रैंकिंग पर 100 शिष्यों को छोड़कर केवल 1 दर्जन या उससे अधिक नवागंतुक थे। उनमें से अधिकांश केंद्र राज्य के नए शिष्य थे। जैसे ही ये हुआन चला, सड़कें सुनसान हो गईं। चुनौती क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद यह अभी भी वही था। हालांकि जब उन्होंने सोरेन क्लाउड मैंशन के गार्जियन को चुनौती क्षेत्र के पास पालथी मारकर बैठे देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। वरिष्ठ भाई, ये हुआन अंदर आया और चिल्लाया। जब गार्जियन ने उसकी बात सुनी तो वह अपनी आंखें खोले बिना नहीं रह सका। जब उसने ये हुआन को देखा तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये हुआन, ये व्यक्ति सोरेन क्लाउड मैंशन के संरक्षक मो वेन थे, जिन्होंने ये हुआन को अंडरवर्ल्ड निवास में प्रवेश करने की सिफारिश की थी। मुझे यहाँ वरिष्ठ भाई से मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये हुआन तेजी से आगे बढ़ा। उस दिन के बाद ये पहली बार था जब उन्होंने मो वेन को देखा था। हालांकि तब से हम पहली बार मिले हैं। मैंने पिछले कुछ दिनों में आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मो वेन ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए कहा। ये सुनकर ये हुआन ने सूखी हंसी छोड़ी। वह वास्तव में हाल ही में थोड़ा हाई प्रोफाइल रहा था। वरिष्ठ भाई, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? इस समय सोंग सुईजिंग, जो ये हुआन के पीछे था, पूछने से खुद को नहीं रोक सका। मो वेन स्वाभाविक रूप से सोंग सुईजिंग को जानते थे। उन्होंने समझाया, मैं दिव्य मूल क्षेत्र में नहीं पहुंच सकता, इसलिए मैं केवल अपनी काया पर कड़ी मेहनत कर सकता हूं। इसलिए मैं बॉडी रिफाइनिंग तकनीक विकसित कर रहा हूं। शरीर शोधन साधना पद्धति कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक सामान्य व्यक्ति विकसित कर सके। इसके लिए दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि शरीर शोधन गतिविधि के लिए मांसपेशियों और मांसपेशियों को लगातार फाड़ने और फिर उनकी मरम्मत की आवश्यकता होती थी। यदि कोई साधारण व्यक्ति इसकी खेती करता तो संभवतः वे दर्द से बेहोश हो जाते। उद्धरण चिन्ह। तो ऐसा ही है। उद्धरण चिन्ह। ये हुआन ने थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने पहले भी शरीर शोधन तकनीक विकसित करने की कोशिश की थी, लेकिन ये बहुत असहनीय थी। ब्लड लाइन तो बॉडी रिफाइनिंग तकनीक। ऐसा लगता था कि मो वेन और लिंगजियाओ हवेली के अन्य संरक्षक, जो हाफ प्राइमल कोर क्षेत्र में थे, सामान्य लोग नहीं थे। आखिरकार वे केवल अपने शरीर को परिष्कृत करने के मार्ग पर ही आगे बढ़ सकते थे। ओह ठीक है वरिष्ठ भाई, ये गोलियां आपके लिए हैं। ये हुआन ने अचानक गोलियों की एक बोतल निकाली। ये है। मो वेन ने आश्चर्य से इसे देखा। यह मेरे द्वारा गढ़ी गई एक गोली है। ये बॉडी रिफाइनिंग तकनीक की दक्षता बढ़ा सकता है। ये दर्द को भी कम कर सकता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जो बॉडी रिफाइनिंग तकनीक विकसित करते हैं। ये हुआन ने उत्तर दिया। मो वेन के ये सुनने के बाद उनकी आंखें चमक उठी। वह फिलहाल एक अहम मोड़ पर फंस गए थे। वह पहले ही कई बार कोशिश कर चुका था, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। यदि उसने इस गोली का सेवन किया तो वह सफल हो सकता है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मो वेन ने संकोच नहीं किया और इसे स्वीकार कर लिया। फिर उसने पूछा, ओह ठीक है, तुम आज यहाँ क्यों हो? ये हुआन को बस इतना याद आया कि वह यहाँ किसी को चुनौती देने आया था। उन्होंने तुरंत कहा, हमें स्वर्गीय निवास में पदोन्नत किया गया है। आज हम यहाँ किसी को चुनौती देने आए हैं। ओह चुनौती। मो वेन थोड़ा चकित था, लेकिन उसने इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचा। उसने एक नाम सूची निकाली और पूछा, आप किसे चुनौती देना चाहते हैं? पहले चलते हैं। ये हुआन ने सोंग सुईजिंग को आगे बढ़ाया। मैं। सोंग सुईजिंग ने नाम सूची पर एक नज़र डाली और स्वर्ग सूची में 17वें स्थान पर अपनी नज़र जमाई। फिर उसने नाम की ओर इशारा किया और कहा, मैं इस वरिष्ठ को चुनौती दूंगी। जब मो वेन ने नाम देखा तो वह लगभग डरकर मर गया। स्वर्ग सूची में 17वां स्थान किसी भी संप्रदाय से संबंधित नहीं था। हालांकि वह एक दिव्य कोर क्षेत्र योद्धा था। जूनियर सिस्टर सॉन्ग, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मो वेन ने आश्चर्य से पूछा। वरिष्ठ भाई मो, मैं गंभीर हूँ। मैं पहले ही बीस्ट गॉड संप्रदाय के विनाश के दौरान दिव्य मूल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूँ। सोंग सुईजिंग शरारत से मुस्कुराया। वह मो वेन की बहुत आभारी थी। आखिरकार यह मो वेन ही थे जिन्होंने उनके और ये हुआन के लिए एक ही आंगन में रहने की व्यवस्था की थी। क्या दिव्य मूल क्षेत्र? मो वेन आश्चर्य से चिल्लाया। उसे एहसास हुआ कि वह सोंग सुईजिंग को नहीं देख सकता, यहाँ तक कि ये हुआन भी सोंग सुईजिंग को नहीं देख सका। वह पहले से ही हैरान था। कुछ ही महीनों में वे दोनों दिव्य मूल क्षेत्र में पहुंच गए थे। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। हालांकि उसने बहुत सारी दुनिया देखी थी, इसलिए उसने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उनसे संपर्क करने में आपकी मदद करूंगा। अपनी बात खत्म करने के बाद वह तुरंत चले गए। छोटी लड़की, तुम तलवार सम्राट ब्लडलाइन में विलीन हो गई हो और तुम्हारी तलवार तकनीक में बहुत सुधार हुआ है। तुम हार नहीं सकते, नहीं तो मैं तुम्हारा नितंब पीट दूंगा। ये हुआन ने अपने बाएं हाथ से सोंग सुईजिंग को पकड़ लिया। उसी समय उसके हाथ बेचैनी से घूमने लगे और वह लगभग निषिद्ध क्षेत्र में फिसल गया। सोंग सुईजिंग इतनी डरी हुई थी कि वह जल्दी ही आज़ाद हो गई।
बुरे आदमी, जब हम बाहर होते हैं तो तुम्हें मुझे छूने की अनुमति नहीं होती। सोंग सुईजिंग ने गुस्से में ये हुआन की ओर देखा। हालांकि स्वर्गीय निवास में बहुत से लोग नहीं थे, फिर भी अगर कोई वहां से गुजरा तो क्या होगा। ये हुआन मुस्कुराए और अपनी छोटी नाक पर हल्के से चुटकी ली। तो आप कह रहे हैं कि जब हम घर पहुंचेंगे तो ठीक है। घर पहुंचने पर भी नहीं, गाना सुईजिंग चंचलता से चिल्लाया। वह अब इस विषय पर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से विषय बदल दिया। आप किस वरिष्ठ शिष्य को बाद में चुनौती देने जा रहे हैं? आइए इंतजार करें और देखें, ये हुआन ने लापरवाही से उत्तर दिया। हालांकि उनके दिमाग में पहले से ही एक उम्मीदवार था। बहुत अच्छा, आप उन वरिष्ठ शिष्यों की ताकत का परीक्षण करने के लिए मेरा उपयोग कर रहे हैं। सोंग सुईजिंग थोड़ा गुस्से में था। ये हुआन ने जल्दबाजी में कहा, बेशक नहीं। ठीक है, मेरे मन में पहले से ही एक उम्मीदवार है, आप अनुमान क्यों नहीं लगाते? सोंग सुईजिंग ने ये हुआन के मुस्कुराते चेहरे को देखा। अचानक उसके मन में एक अनुमान था। उसने आश्चर्य से पूछा, मुझे मत बताओ कि आप वरिष्ठ शिष्य जो डोंगफेंग को चुनौती देने जा रहे हैं, जो स्वर्गीय रैंकिंग में 5वें स्थान पर हैं। हाँ, तुम सचमुच होशियार हो। ये हुआन इतना खुश हुआ कि उसने तुरंत उसके गाल पर चुंबन कर दिया। क्या तुम पागल हो? वरिष्ठ शिष्य जो प्रारंभिक नश्वर कोर क्षेत्र में है। सोंग सुईजिंग ने उस दिन जो हुआ उसे याद किया। तुम किससे डरते हो? ये सिर्फ एक चुनौती है। यदि आप हार जाते हैं तो आप आधे महीने बाद वापस आ सकते हैं। ये हुआन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन सोंग सुईजिंग को आश्वस्त करने के लिए सबसे सरल तरीके का इस्तेमाल किया। तो बेहतर होगा कि आप सावधान रहें। सोंग सुईजिंग ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। ये तांग राजवंश की घटना से अलग था। इसके अलावा वह अभी भी ये हुआन पर बहुत आश्वस्त थी। हालांकि वे दोनों अभी अभी मॉडल कोर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, उसे लगा कि उसकी ताकत ये हुआन के समान स्तर पर नहीं थी। बहुत जल्द मोवेन एक ही समय में 2 लोगों को वापस लाकर लौट आए। एक स्वर्गीय निवास की वर्दी पहने हुए एक शिष्य था, जबकि दूसरा सोआरिंग क्लाउड मैंशन का एक बुजुर्ग था। आप ही हैं जो मुझे चुनौती देना चाहते हैं? जब शिष्य अखाड़े में दाखिल हुआ और दोनों को एक दूसरे को गले लगाते देखा तो उसने तुरंत पूछा, लेकिन वह ये हुआन को देख रहा था। यह मैं नहीं हूँ, ये वह है। ये हुआन और शिष्य ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर सोंग सुईजिंग को जाने दिया और कहा, आप अभी अभी नश्वर कोर क्षेत्र में पहुंचे हैं। आप अपने खेती के आधार को मजबूत करने में कुछ समय क्यों नहीं बिताते और मुझे चुनौती देने के लिए यहाँ क्यों नहीं आते? शिष्य स्पष्ट रूप से नाखुश था, क्योंकि वह बता सकता था कि ये हुआन और सोंग सुईजिंग दोनों उससे छोटे थे। ठीक इसी समय संप्रदाय का बुजुर्ग उनके पास आया और कहा, तो ये छोटी लड़की है सोंग। मैंने आपके दादाजी से सुना है कि भविष्य में आप दोनों की असाधारण उपलब्धियां होंगी। प्रशंसा के लिए धन्यवाद दादाजी यान। सोंग सुईजिंग ने संप्रदाय के बुजुर्ग को विनम्रता से धन्यवाद दिया। यान, जब ये हुआन ने ये नाम सुना तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह कौन था। ये बूढ़ा व्यक्ति संभवतः महान यान राजवंश का दिव्य कोर योद्धा यान वेंडे था। ऐसा कहा गया था कि वह प्रारंभिक नश्वर कोर योद्धा सोंग चेंग के समान था। ठीक है, मैं इस चुनौती का निर्णायक बनूंगा। बहुत दूर मत जाओ, एक दूसरे को चोट मत पहुंचाओ, यान वेंडे ने कहा। केवल अब शिष्य को एहसास हुआ कि सोंग सुईजिंग कौन था। क्या वह संप्रदाय बुजुर्ग की नई शिष्या नहीं थी? लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अभी वह जल्द से जल्द सोंग सुईजिंग को हराना चाहता था, फिर वापस जाकर अपनी खेती जारी रखना चाहता था। सोंग सुईजिंग और शिष्य मैदान पर चले गए। यान वेंडे भी मैदान में कूद पड़े। फिर उन्होंने कहा, चून कि आप तैयार हैं, चलो शुरू करें। अपनी बात समाप्त करने के ठीक बाद सोंग सुईजिंग ने अपनी फ्रॉस्ट तलवार निकाली। यह एक महिला की लंबी तलवार थी जो ठंडी हवा उत्सर्जित कर रही थी। एक पृथ्वी हथियार। जब शिष्य ने लंबी तलवार देखी तो वह चौंक गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सोंग सुईजिंग के पास पृथ्वी हथियार होगा। सोआरिंग हेवन मैंशन में बहुत से लोगों के पास पृथ्वी हथियार नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके पास एक नहीं था। एक पल में उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। फिर उन्होंने एक हाई रैंक स्पिरिट लॉन्गस्वर्ड निकाला। लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी और वह उपकरणों के मामले में पहले से ही कमजोर था। यह बताना कठिन था कि यह चुनौती कौन जीतेगा। हालांकि इस समय, सुईजिंग, अपना हथियार बदलो। ये हुआन अचानक मंच के नीचे से चिल्लाया। अखाड़े में मौजूद सोंग सुईजिंग भी ये सुनकर दंग रह गईं। हालांकि वह अगले ही पल समझ गई और उसने तुरंत आइस फ्रॉस्ट को ऑटम वाटर स्वॉर्ड में बदल दिया। आप वास्तव में मुझे हेय दृष्टि से देखने का साहस करते हैं। ये शिष्य क्रोधित हुआ और सीधे बोला। तलवार आगे बढ़ी। जो लोग उन्हें जानते थे उन्होंने उन्हें मार्शल मैनियाक उपनाम दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपना सारा समय खेती में बिताता था और लड़कियों पर कोई दया नहीं करता था। एक बार जब उन्होंने डिवाइन कोर की वरिष्ठ बहन शिष्य के साथ 100 से अधिक राउंड तक लड़ाई की और अंत में वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इसलिए वह सोंग सुईजिंग पर दया नहीं दिखाएगा। जब सोंग सुईजिंग ने चूली को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा तो उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। जैसे ही उसने हमला शुरू किया, उसका डैन क्यूई बाहर निकल गया। पहले वह एक तलवार सम्राट के वंश में विलीन हो गई थी और उसकी युद्ध शक्ति आसमान छू गई थी। हालांकि उसके पास अभी भी युद्ध के अनुभव की कमी थी। इसलिए ये हुआन इस अवसर का उपयोग उसे थोड़ा प्रशिक्षित करने के लिए करना चाहता था। एक पल में 2 आंकड़े गिर गए। ठंडी रोशनी चमकती थी और धातु के टकराने की आवाज सुनी जा सकती थी। ये हुआन ने शांत भाव से मंच के नीचे से देखा। उन्हें सोंग सुईजिंग की लड़ाकू ताकत पर पूरा भरोसा था। पलक झपकते ही मंच पर मौजूद 2 शख्सियतों ने 1 दर्जन से ज्यादा चालों का आदान प्रदान किया था। उनमें से किसी ने भी किसी मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं किया और ऐसा लग रहा था कि वे समान रूप से मेल खाते थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, सोंग सुईजिंग ने बढ़त हासिल करना शुरू कर दिया। ये कैसे संभव है? उसका तलवार कौशल मुझसे भी बेहतर है। शिष्य चौंक गया। उसने अपना सारा समय अपनी तलवार की खेती में बिताया था और स्वर्गीय रैंकिंग पर केवल कुछ मुट्ठी भर लोग थे जिनकी तलवार कौशल उससे बेहतर थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि आज वह किसी अन्य व्यक्ति से आगे निकल जाएगा। इससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसकी युद्ध शक्ति स्थिर हो गई है। इसे ले लो, प्रचंड ज्वाला तलवार। शिष्य ने अचानक अपने हथियार को अपने डैन क्यूई से लपेट लिया। फिर उसने उसे जमकर बाहर निकाला। एक पल में उसके हथियार में आग लग गई और हल्की जली हुई गंध बाहर आ गई। हालांकि सोंग सुईजिंग के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना था। स्वर्गीय सितारा तलवार तकनीक, गिरते सितारे। उसने कुछ कदम पीछे हटकर अपनी लंबी तलवार कुछ बार लहराए। चकाचौंध तारे उसके सामने आ गए। जैसे ही उसने अपनी लंबी तलवार से वार किया, ये तारे अचानक बह गए और उनमें से 1 दर्जन से अधिक थे। ये कदम बहुत जल्दी किया गया। सोंग सुईजिंग का प्रतिद्वंद्वी समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका और सीधे कुछ सितारों से टकरा गया।
सौभाग्य से उन्होंने समय रहते रक्षात्मक मार्शल आर्ट तकनीक का इस्तेमाल किया था ताकि वह सितारों के साथ आगे बढ़ सकें। हालांकि हत्या का असली कदम अभी आना बाकी था। आकाश विभाजक तलवार। सोंग सुईजिंग उसके दिल में चिल्लाया। उसने अपनी लंबी तलवार लहराई और एक सफेद रोशनी चमकी जिससे सीधे उसके प्रतिद्वंद्वी की लंबी तलवार कट गई जो आधी जलती हुई लग रही थी। फिर उसने तुरंत फिर से चाकू मार दिया। स्वर्गीय सितारा तलवार तकनीक उल्कापात। बूम! अखाड़े में अचानक हुआ जोरदार धमाका। एक विस्फोट हुआ और एक आकृति सीधे उड़ गई। ये हेवनली रैंकिंग में 17वीं रैंक वाला शिष्य था। वास्तव में जब सोंग सुईजिंग ने मिड रैंक अर्थ रियल मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया तो परिणाम पहले ही तय हो चुका था क्योंकि उनका प्रतिद्वंद्वी इस हमले का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सका। हालांकि यह एक चुनौती क्षेत्र था, जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं। यही कारण है कि सोंग सुईजिंग ने दया दिखाई, अन्यथा उसका प्रतिद्वंद्वी पहले ही एक लाश बन जाता। गीत सुईजिंग जीता है। यान वेंडे एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर वह जोर से चिल्लाया। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अभी अभी मॉडल कोर क्षेत्र में प्रवेश किया था, उसी स्तर के एक वरिष्ठ भाई को हराना काफी आम बात थी। आखिरकार ऐसे मामले भी सामने आए थे जहां किसी ने उच्च स्तर के किसी व्यक्ति को चुनौती दी थी। हेवनली रैंकिंग के उस शिष्य को सोंग सुईजिंग ने हरा दिया जिसके पास कोई रैंकिंग नहीं थी, इसलिए उसकी रैंकिंग बदल दी गई और उसे फिर से किसी और को चुनौती देनी पड़ी। हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण यह था कि वह 1 मिनट से भी कम समय में हार गया। मैं अपनी हार को दिल से स्वीकार करता हूं, अलविदा। उसने सोंग सुईजिंग की ओर अपनी मुट्ठी पकड़ ली, फिर तेजी से चला गया। अभी अभी सोंग सुईजिंग ने दया दिखाई और केवल उसे मैदान से बाहर कर दिया। ये हुआन, मैं जीत गया। सोंग सुईजिंग आश्चर्य से चिल्लाया। वह सीधे मैदान से कूद गई और खुद को ये हुआन की बाहों में फेंक दिया। बुरा नहीं, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ये हुआन मुस्कुराई और अपने बैंग्स के माध्यम से उसके माथे को चूमा। वह भी थोड़ा हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि सोंग सुईजिंग इतनी आसानी से जीत जाएगा। तलवार सम्राट की वंशावली पहले ही उसकी अपेक्षाओं से अधिक हो चुकी थी। तलवार सम्राट वंश के साथ जुड़ने के बाद सोंग सुईजिंग की तलवार तकनीक बहुत अधिक शानदार हो गई थी और उसकी तलवार तकनीक की गति ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना एक सामान्य व्यक्ति कर सके। जिसके बारे में बोलते हुए ये हुआन ने स्वयं कभी भी स्वर्गीय स्टार तलवार तकनीक का उपयोग नहीं किया था जो उन्होंने तलवार सम्राट वंश के साथ जुड़ने के बाद सीखी थी। वह बाद में इसे आजमाएगा। ओह हाँ, इस समय यान वेंडे और मोवेन दोनों चले गए। सोंग सुईजिंग को वह इतनी खांसने लगी कि उसने तुरंत ये हुआन को जाने दिया। मुझे आपकी क्षमता में इतना सुधार होने की उम्मीद नहीं थी। ये हुआन, आप किसे चुनौती देना चाहते हैं? यान वेंडे ने सीधे पूछा। मोवेन भी थोड़े उत्सुक थे। उन्हें लगा कि ये हुआन सोंग सुईजिंग से अधिक मजबूत होंगे। ओह, मैं वरिष्ठ भाई जो डोनफेंग को चुनौती देना चाहता हूं, ये हुआन ने उत्तर दिया। जो डोनफेंग प्रारंभिक मॉडल कोर क्षेत्र के शिष्य थे जो हेवनली रैंकिंग में 5वें स्थान पर थे। साथ ही वह ये हुआन का मिशन भी था। केवल उसे हराकर ही ये हुआन सोआरिंग स्काई मैंशन के महान बुजुर्ग लिन वेन्यू से मिल पाएंगे। आप निश्चित हैं? यान वेंडे ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, ये हुआन ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। ये सिर्फ एक चुनौती थी, ऐसा नहीं था कि वह ऐसा नहीं कर सका। ठीक है, फिर मैं जो डोनफेंग को व्यक्तिगत रूप से बुलाऊंगा। यान वेंडे ने देखा कि ये हुआन कितना आश्वस्त था, इसलिए उसने तुरंत अपनी आस्तीनें लहराई और चला गया। मोवेन के लिए वह इतना हैरान था कि वह कुछ भी नहीं कह सका। उसने कब सोचा था कि सच्चे तत्व क्षेत्र का बच्चा इतने कम समय में ऐसे क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होगा। थोड़ी देर बाद यान वेंडे जो चला गया था वापस लौट आया। उसी समय वह एक उदासीन युवक को अपने साथ ले आया। स्वर्ग रैंकिंग पर 5वां जो डोनफेंग। ये जो डोनफेंग सोआरिंग हेवन मैंशन की शीर्ष प्रतिभा थी। वह यान वेंडे प्रारंभिक नश्वर कोर क्षेत्र के समान क्षेत्र में था। साथ ही ये भी कहा गया कि उनकी ताकत प्रारंभिक नश्वर कोर क्षेत्र के चरम पर पहुंच गई थी। ऐसा माना जाता था कि वह जल्द ही गहन नश्वर कोर क्षेत्र में प्रवेश करेगा। यान वेंडे के पीछे पीछे मैदान में जाने के बाद उसकी नज़र तुरंत ये हुआन पर पड़ी। ये हुआन के उदासीन रूप ने उसे बहुत दुखी कर दिया। उसी समय इसने उन्हें एक कहावत की याद दिला दी, एक नवजात बछड़ा बाघ से डरता नहीं है। तुम सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते। आप केवल हथियार बनाना और गोलियां बनाना जानते हैं। अगर मैं आपको बाद में सबक नहीं सिखाऊंगा तो अन्य लोग सोचेंगे कि मैं जो डोनफेंग ऐसा व्यक्ति हूं जिसे लापरवाही से चुनौती दी जा सकती है। जो डोनफेंग ने अपने दिल में ठंडक से कहा, अभिवादन वरिष्ठ भाई। नवागंतुक को देखने के बाद ये हुआन ने सम्मानपूर्वक अपनी मुठ्ठियां पकड़ ली क्योंकि अब से वह नवागंतुक को कनिष्ठ भाई कह सकेगा। बकवास करना बंद करो, चलो शुरू करते हैं, जो डोनफेंग ने अधीरता से कहा, फिर वह अखाड़े की ओर चला गया। यान वेंडे जो उसके पास खड़ा था थोड़ा मुस्कुराया। प्रतिभाओं और विशेषज्ञों में आमतौर पर अहंकार की भावना होती थी। ये हुआन जैसे लोग बहुत दुर्लभ थे। चूंकि प्रतिद्वंद्वी इतनी जल्दी में था, ये हुआन स्वाभाविक रूप से उसके साथ जाएगा। सावधान रहें, सोंग सुईजिंग ने उसे धीरे से याद दिलाया। चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि तुमने मेरी पुनर्प्राप्ति क्षमता नहीं देखी है। ये हुआन ने उसके सिर को हल्के से थपथपाया, फिर वह मैदान की ओर चला गया। उस दिन जब वह सोआरिंग फर्मामेंट मैंशन में लौटा तो ये हुआन ने भी अपना दिमाग खो दिया था और अपना बायां हाथ काट लिया था। फिर उसने कोई गोली नहीं ली। इसके बजाय उसने अपना कटा हुआ हाथ वापस रख दिया। थोड़ी देर बाद कटा हुआ हाथ खुद को फिर से जोड़ लिया। कुछ मिनटों के बाद घाव ठीक हो गया। ये 10,000 फ्लावर ब्लडलाइन की सुपर रिकवरी क्षमता थी। सोंग सुईजिंग ने ये हुआन को अपनी आंखों से अपना हाथ दोबारा जोड़ते हुए देखा था, इसलिए वह उतनी चिंतित नहीं थी। अभी ये हुआन का शरीर उच्च श्रेणी की रक्त रेखाओं से भरा हुआ था। अगला शीर्ष ग्रेड ब्लडलाइन और गॉड ग्रेड ब्लडलाइन होगा। ये हुआन ने अनुमान लगाया कि यदि उसने 10,000 फ्लावर ब्लडलाइन को उच्चतम स्तर तक बढ़ाया तो वह अपने अंगों को फिर से विकसित करने में सक्षम हो सकता है। यदि वास्तव में ऐसा होता तो वह वास्तव में एक अजय कॉकरोच होता। जब तक उसके महत्वपूर्ण बिंदु प्रभावित नहीं होंगे और वह तुरंत नहीं मरेगा, तब तक वह अजय रहेगा। वे दोनों मंच के नीचे तक चले गए। फिर ये हुआन ने अपनी पृथ्वी कलाकृति नेबुला तलवार निकाली। जो डोनफेंग के लिए उसने 2 हथियार भी निकाले। वे दोनों पृथ्वी कलाकृतियां थीं। ये जो डोनफेंग टियर 36 गेर तलवारों की खेती करता है। इसके अलावा उसने इसे 2 हाथ वाली तलवार में बदल दिया। इसका मतलब है कि उसे गति में अच्छा होना चाहिए। ये हुआन ने अपने सामने जो डोनफेंग को देखा और मन ही मन सोचा। चूंकि उनके प्रतिद्वंद्वी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया तो उन्हें दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
अगर उसे लड़ना था तो उसे अपने विरोधी के आत्मविश्वास को कुचलकर भविष्य में उसे साय में जीना था। जब आप लड़े तो सावधान रहें, हमारे बीच सद्भाव को चोट मत पहुंचाओ, यान वैंडे ने पक्ष से याद दिलाया। वह जानता था कि ये हुआन ये चोन का बेटा था। उन्होंने ये भी महसूस किया कि ये हुआन की ताकत असाधारण थी। हालांकि जो डोनफेंग अभी भी ये हुआन से एक क्षेत्र ऊंचा था। जूनियर भाई कृपया, जो डोनफेंग ने हाथ में अपनी 2 तलवारें लेकर शांति से कहा। तो फिर आपको सावधान रहना चाहिए वरिष्ठ भाई। ये हुआन ने दिखावा नहीं किया, उसने तुरंत अपनी गति बढ़ा दी। इस समय उन्होंने किसी भी गति तकनीक का उपयोग नहीं किया, उसने बस अपने पैरों में अपना जिंदान सार जोड़ लिया। जैसा कि कहा गया है, जो डोनफेंग और यान वेंडे दोनों आश्चर्यचकित थे। तेज, इतनी तेजी से, पलक झपकते ही ये हुआन पहले से ही जो डोनफेंग के सामने था। स्वर्गीय सितारा तलवार तकनीक, गिरते सितारे। ये हुआन ने अपना हाथ हिलाया, दर्जनों सितारे प्रकट हुए और सीधे जो डोनफेंग की ओर टूट गए। जो डोनफेंग ने जीविकोपार्जन के लिए अपनी आक्रमण गति पर भरोसा किया। उसने हाथ हिलाकर तारों को बिजली की तरह नष्ट कर दिया। ओह, आपके पास कुछ कौशल हैं। ये हुआन हैरान था, हालांकि ये केवल एपेटाइजर था, आगे जो आया वह असली सौदा था। स्वर्गीय सितारा तलवार तकनीक, गिरते सितारे। दर्जनों सितारे फिर से बह गए। जो डोनफेंग घबराया नहीं, उसने बारी बारी से अपने हाथों से वार किया और इनमें से आधे से अधिक तारों को आसानी से नष्ट कर दिया। हालांकि अगले ही पल उनकी अभिव्यक्ति अचानक जम गई। उसने तारों की एक और लहर को अपनी ओर आते देखा। ये हुआन की आक्रमण गति इतनी तेज थी कि वह अपना सिर नहीं घुमा सका। यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, कृपया पृष्ठ पलटे, मेरे रास्ते से मत हटो। आप में कुछ क्षमता तो है, कोई आश्चर्य नहीं कि आप मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। हालांकि आप बहुत कमजोर हैं। जो डोनफेंग मन ही मन चिल्लाया। उसने कुशलतापूर्वक ये हुआन के गिरते तारों की लहरों को चकमा दिया, फिर वह ये हुआन के सामने गिर गया। गेल 36 तलवारें। जो डोनफेंग ने एक ही समय में दोनों तलवारों से हमला किया। एक ही पल में उन्होंने कुल 36 बार आउट किया। यह उनका परम मार्शल कौशल था। उनके समान स्तर का उनका कोई भी साथी शिष्य इस हमले का पूरी तरह से सामना नहीं कर सका। यहाँ तक कि एक लेट मॉडल कोर योद्धा को भी इस हमले का सामना करते समय सतर्क रहना होगा। ये हुआन सिर्फ एक नया मॉडल कोर योद्धा था, वह इस हमले को कैसे रोक सकता था? हालांकि वह गलत था और बहुत गलत था। ये हुआन कोई साधारण योद्धा नहीं था। उनका शरीर उच्च पद के फिस्ट सम्राट के वंश में विलीन हो गया था। उसकी आक्रमण गति जो डोनफेंग की तुलना में बहुत तेज थी। उसने केवल नेबुला तलवार से सभी 36 तलवार हमलों का सामना किया था। क्या यह असंभव है? उद्धरण चिन्ह। जो डोनफेंग हैरान था। उनके सर्वश्रेष्ठ आक्रमण को किसी ने रोक दिया था और उनका प्रतिद्वंद्वी उनसे एक स्तर नीचे था। उसे यकीन नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने ये हुआन पर फिर से गेल 36 तलवारों से हमला किया। अभी वह केवल ये हुआन को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए उसने उस पर आसानी से काम किया। लेकिन इस बार उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। इस बार उनके हमले की गति कम से कम 50% बढ़ गई थी। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये हुआन अभी भी सभी 36 तलवारों को आसानी से रोकने में सक्षम था। बाएं और दाएं आपसी युद्ध की तुलना मेरे यूनिकॉर्न नाम से कैसे की जा सकती है? इसका स्वाद चखें। उद्धरण चिन्ह। ये हुआन ने अचानक अपनी भंडारण रिंग से दूसरी नेबुला तलवार निकाल ली। अगले सेकंड में उसके दोनों हाथ गायब हो गए। नहीं, यह इतना तेज था कि जो डोनफेंग भी इसे नहीं देख सका। स्वर्गीय सितारा तलवार शैली, गिरते सितारे। स्वर्गीय सितारा तलवार शैली, गिरते सितारे। ये हुआन ने अपने दोनों हाथों से प्रहार किया और जो डोनफेंग के सामने 2 गुना अधिक तारे दिखाई दिए। बाद वाला हैरान रह गया और उसने अपना बचाव करने के लिए तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए। लेकिन वह केवल आधे हमलों से बचाव करने में सक्षम था। दूसरा आधा सीधा उसके शरीर पर लगा। धमाका, 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 धमाका। जो डोनफेंग के लगातार पीछे हटने से एक के बाद एक दबी दबी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसके शरीर पर कपड़े पहले से ही विस्फोट से छेद से भरे हुए थे, जिससे उसके शरीर पर निशान दिखाई दे रहे थे। इस समय ये हुआन के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और आगे की ओर छेद किया। उल्का हड़ताल, उल्का हड़ताल। प्रकाश की एक किरण जो डोनफेंग की छाती में घुस गई और उसे उड़ने पर मजबूर कर दिया। टॉप। जो डोनफेंग मैदान से बाहर नहीं गिरे, लेकिन ये हुआन उनके पीछे पीछे चले और नेबुला तलवार जो डोनफेंग की गर्दन पर रख दी। जूनियर शिष्य जो, तुम हार गए हो, ये हुआन ने शांत स्वर में कहा। जब यह आवाज जो डोनफेंग के कानों में पड़ी तो उसका शरीर जोर से कांपने लगा। वह प्रारंभिक नश्वर कोर क्षेत्र में था, लेकिन वह ये हुआन से हार गया था, जो अभी अभी नश्वर कोर क्षेत्र में पहुंचा था। किसी ऐसे व्यक्ति को चुनौती देना जो उससे उच्च खेती के स्तर पर था, यह निश्चित रूप से एक अपमान था। जो डोनफेंग का चेहरा उदास था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह चुपचाप उठा और चुपचाप छोड़कर अखाड़े में चला गया। शुरू से अंत तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा। हालांकि अपने दिल में उसने कसम खाई कि वह ये सब वापस जीत जाएगा। लेकिन इसकी कठिनाई साधारण नहीं थी। जो डोनफेंग के जाते समय उसकी पीठ को देखते हुए ये हुआन ने मन में सोचा, उच्च ग्रेड की वंशावली वास्तव में एक महान स्प्रिंग बोर्ड है। इसने मेरी ताकत को बड़े अंतर से बढ़ने दिया। यदि मैं इम्प्लोजन तकनीक का उपयोग करता हूं तो शायद मैं एक नश्वर कोर योद्धा से लड़ सकता हूं। वह अपनी वर्तमान ताकत से बहुत संतुष्ट थे। हालांकि उन्हें अर्थ रैंकिंग के लिए लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने हेवन रैंकिंग में 5वें स्थान पर रहने वाले को चुनौती देने का कारण यह था कि वह महान बुजुर्ग को देखना चाहते थे। मैदान के नीचे सोंग सुएजिंग, यान वेंडे और मोवेन सभी स्तब्ध थे। पहले तो उन्होंने नहीं सोचा था कि ये हुआन जीत सकता है, लेकिन ये हुआन ने वास्तव में ऐसा किया। इसके अलावा उन्होंने इसे आसानी से किया। आप वास्तव में जीत गए। सोंग सुएजिंग ने ये हुआन की ओर देखा जो हैरान भाव के साथ मैदान में चल रहा था। याद रखें, आपको भविष्य में मुझ पर भरोसा होना चाहिए। ये हुआन ने सोंग सुएजिंग के गुलाबी छोटे चेहरे पर हल्के से चुटकी ली। हम सौभाग्य से मैंने इस बार तुम्हारे साथ दांव नहीं लगाया। सोंग सुएजिंग धीरे से बुदबुदाया। हाल ही में उसने आज्ञाकारी होना सीख लिया था और वह था ये हुआन के साथ कभी भी दांव नहीं लगाना। देखो, वह खुद को खो चुकी थी। ये हुआन रूखेपन से हंसा, फिर मुड़ा और बोला, वरिष्ठ भाई कृपया मुझे रैंकिंग टोकन दे। मोवेन दंग रह गए। उसने तुरंत अपनी स्वर्ग और पृथ्वी की अंगूठी से एक विशेष टोकन निकाला और उसे फेंक दिया। यह अर्थ रोल का रैंकिंग टोकन था। उस पर केवल स्वर्ग शब्द और 5 अंक अंकित थे। हेवन लीडरबोर्ड पर 5वां ये हुआन। अब वह जा सकता है और ग्रैंड सुप्रीम एल्डर को ढूंढ सकता है। बहुत धन्यवाद वरिष्ठ भाई।
वरिष्ठ, मुझे अभी भी कुछ मामलों पर ध्यान देना है, इसलिए मैं पहले छुट्टी ले लूंगा। येहुआन ने उन दोनों पर अपनी मुट्ठियां मारी, फिर सोंग सुइजिंग को खींच लिया और चला गया। शायद मो वेन को नहीं पता था, लेकिन यान वैंडे को पता था कि येहुआन संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर की तलाश में गया था। जीनियस प्रतिभाशाली हैं, पिता और पुत्र दोनों ही जीनियस हैं। मैं कुछ भी नहीं के लिए रहते हैं। यान वैंडे ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। येहुआन के पास अभी भी जोऊ डोंगफेंग को हराने की ऊर्जा थी, जिसका मतलब था कि वह उसे भी हरा सकता था। अल्पविराम। युद्ध क्षेत्र छोड़ने के बाद येहुआन लिंगजियाओ पीक की ओर चला गया, जहां लिंगजियाओ हवेली के ऊपरी सोपानक रहते थे। अब सोंग सुइजिंग को यह भी पता था कि लिंगजियाओ हवेली में आने का येहुआन का असली उद्देश्य लिन वेन्यू को ढूंढना और ये चोन के ठिकाने के बारे में पता लगाना था। सोंग सुइजिंग भी बहुत उत्सुक थे। येहुआन के पिता कितने शक्तिशाली थे। थोड़ी देर के बाद येहुआन ने लिंगजियाओ हवेली में कदम रखा। फिर वह सीधे सेक्ट ग्रैंड सुप्रीम एल्डर के आवास पर गए। संप्रदाय के ग्रैंड सुप्रीम एल्डर जोऊ यान अभी अभी निवास से बाहर आए थे और येहुआन और सोंग सुइजिंग से टकरा गए थे। तुम यहाँ क्यों हो? संप्रदाय ग्रैंड सुप्रीम एल्डर थोड़ा आश्चर्यचकित था। येहुआन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधे एक टोकन फेंक दिया। जोऊ यान ने टोकन लिया और उसे देखा। जब उसने कहा स्वर्ग लीडरबोर्ड पर 5वां, तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। येहुआन, आपने जोऊ डोंगफेंग को हराया। उद्धरण चिन्ह। मास्टर, यह अभी हुआ, सोंग सुइजिंग ने येहुआन का हाथ पकड़ते हुए गर्व से कहा। यह जोऊ यान रुका। वह अभी येहुआन से मिला था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 2 घंटे से भी कम समय में येहुआन हेवन लीडरबोर्ड पर 5वें स्थान पर पहुंचने के लिए संघर्ष करेंगे। ये बहुत अविश्वसनीय था। संप्रदाय ग्रैंड सुप्रीम एल्डर, आपने उससे पहले तब तक कहा था जब तक मैं, येहुआन ने कहा। हालांकि इससे पहले कि वह समाप्त कर पाता, जोऊ यान ने उसे रोका। मुझे पता है। तुम दोनों अंदर जाओ और थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। अपनी बात खत्म करने के बाद वह जल्दी से चला गया। यहाँ तक कि येहुआन के पास भी इस गति पर प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, जैसा कि अर्थकोर विशेषज्ञ लिंगजियाओ हवेली के संप्रदाय ग्रैंड सुप्रीम एल्डर से अपेक्षा की गई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के येहुआन और सोंग सुइजिंग अंदर आए और अंदर इंतजार करने लगे। सुइजिंग, आप पिछले कुछ समय से सेक्ट ग्रैंड सुप्रीम एल्डर के संरक्षण में हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने आपको कुछ दिया है ना? येहुआन ने अचानक पूछा। सोंग सुइजिंग ने सिर हिलाया। येहुआन ने आगे कहा, यह कैसे हो सकता है? हमें उसके बाद कुछ पाने के लिए इंतजार करना होगा। कम से कम हमें एक मध्य श्रेणी की पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट प्राप्त करनी होगी। आप हमेशा दूसरों को धोखा क्यों देना चाहते हैं? सोंग सुइजिंग ने अपनी खूबसूरत आंखें घुमाई और चुपचाप येहुआन को घूरने लगी। मैं बस आपकी मदद कर रहा हूँ। आप 18 वर्षीय दिव्य कोर योद्धा हैं और मुझे लगता है कि आपका भाई जल्द ही उसी स्तर पर पहुंच जाएगा। अगर मैं उसे धोखा नहीं दूंगा तो क्या यह उसे आसानी से धोखा नहीं देगा? येहुआन फुसफुसाया। वह किसी को भी ये सुनने नहीं दे सकता था कि उसने अभी क्या कहा है, अन्यथा वह गहरे संकट में पड़ जाता। लेकिन लिंगजियाओ हवेली के संप्रदाय ग्रैंड सुप्रीम एल्डर के रूप में उनके पास निश्चित रूप से मिड रैंक अर्थ मार्शल कौशल था। सोंग सुइजिंग सर्वोत्तम क्षमता वाले उनके शिष्य थे, इसलिए निश्चित रूप से वह उन्हें प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। लगभग 10 मिनट बाद सेक्ट ग्रैंड सुप्रीम एल्डर अकेले वापस आए। संप्रदाय प्रमुख सहमत हो गए हैं, लेकिन वह आपको केवल वेन्यू को ढूंढने की अनुमति देते हैं। जहां तक ये बात है कि वह आपको देखना चाहती है या नहीं, यह आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करेगा। सेक्ट ग्रैंड सुप्रीम एल्डर ने येहुआन को बताया। मैं समझता हूँ। येहुआन ने अपना सिर हिलाया। यदि संप्रदाय ग्रैंड सुप्रीम एल्डर उसे देखना नहीं चाहता था तो वह कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है। संप्रदाय के ग्रैंड सुप्रीम एल्डर ने अपना सिर हिलाया। फिर उन्होंने आगे कहा, चूंकि आप यहाँ आने में सक्षम हैं, मुझे लगता है कि आप 3 कांटों से गुजर चुके हैं। यदि आप दूसरे रास्ते पर चलेंगे तो आपको बांस का जंगल मिलेगा। वेन्यू बांस के जंगल में रहते हैं। मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद, संप्रदाय ग्रैंड सुप्रीम एल्डर। ऐसा कहने के बाद येहुआन तुरंत चला गया। जहां तक सोंग सुइजिंग का सवाल है, वह यहीं रुकी थी। सेक्ट ग्रैंड सुप्रीम एल्डर के निवास को छोड़ने के बाद येहुआन जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया और उसे सड़क में एक और कांटा मिला। इस समय वह थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। वह नहीं जानता था कि लिन वेन्यू उसे देखना चाहेगा या मारना चाहेगा। यह विचारणीय प्रश्न था। हालांकि येहुआन को अंदर जाना पड़ा। करीब 5 मिनट दौड़ने के बाद उसे बांस का एक जंगल दिखाई दिया। हालांकि बांस का ये जंगल हरा नहीं था, बल्कि गिरी हुई पत्तियों के रंग की तरह नारंगी पीला था। येहुआन ने सीधे जंगल में कदम रखा। उसी समय उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि ये अजीब बांस सभी प्राकृतिक खजाने थे। यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी का युआन क्यूई लिंगजियाओ पीक पर अन्य स्थानों की तुलना में बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में था। बांस के जंगल में प्रवेश करने के बाद उसे अंदर जाने के लिए एक और दिशा मिली। नारंगी पीले बांस लंबे और घने होते थे। इसके अलावा बांस के जंगल में अभी भी कोहरा था। 10 मिनट से अधिक समय तक चलने के बाद येहुआन को अभी भी सेक्ट ग्रैंड सुप्रीम एल्डर का निवास नहीं मिला। तारांकन सीके, मुझे मत बताओ कि मैं खो गया हूँ। मुझे दिशा की अच्छी समझ है। येहुआन थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। वह सड़क के दोराहे पर वापस जाना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह ऐसा नहीं कर सकता। दीर्घायु वसंत मंडप में जाने वाला व्यक्ति सन क्यू था, जिसे शाही राजधानी में हर कोई जानता था, लॉर्ड सन। राजधानी के केवल 4 पर्यवेक्षकों में से एक के रूप में आम लोगों ने उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। इस बड़े शॉट को आते हुए देखकर सभी ने उसे प्रशंसा की दृष्टि से देखा। अपने कटोरे और चॉपस्टिक नीचे रख दिए। क्या कोई निजी कमरे बचे हैं? सुनक्यू ने सभी पर अपनी नजर डाली और थोड़ी भौहें सिकोड़ ली। फिर उसने वेटर की तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, दुर्भाग्य से आज रात सभी निजी कमरे भरे हुए हैं। आप रात के लिए इससे काम क्यों नहीं चलाते? वेटर ने माफी मांगते हुए माफी मांगी। मैं हवेली में केवल कुछ समय के लिए रुका था, लेकिन मुझे पहले ही देर हो चुकी है। खिड़की के पास मेरे लिए एक सीट ढूंढो, सुनक्यू ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। वेटर तुरंत सहमत हो गया, लेकिन चारों ओर देखने पर खिड़की के पास 8 सीटें थीं और उन सभी पर या तो मंत्री या कैप्टन का कब्जा था। रेस्तरां उन्हें अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। चारों ओर देखते हुए वेटर की नज़र जियांग जियाओफान के समूह पर पड़ी। बाहरी शहर के गरीब लोग खुरदरे कपड़े पहनते थे। हालांकि उनके पास कुछ पैसे थे, लेकिन वे तीनों इतने छोटे थे कि वे निश्चित रूप से शक्तिशाली लोग नहीं थे। वे स्वाभाविक रूप से आसान लक्ष्य थे। सर, चूंकि पर्यवेक्षक यहाँ है, आप अपनी सीट क्यों नहीं छोड़ देते? वेटर ने अपने हाथ आपस में रगड़े और जवाब देते हुए मुस्कुराया।
जियांग जियाओफान 10 वर्षों से अधिक समय से विनम्र थे। अब जब उनके पास व्यवस्था थी तो उन्होंने सत्ता तक पहुंचने का रास्ता शुरू कर दिया था। उसे जिस बात का सबसे कम डर था वह थी ये तथाकथित शक्ति। उसने रैंक 1 सिटी लॉर्ड को मारने का साहस भी किया। आप एक रैंक 4 पर्यवेक्षक उसकी आंखों में एक गोज के लायक भी नहीं है। क्या पर्यवेक्षक बहुत शक्तिशाली है? जियांग जियाओफान ने अपना हाथ उठाया और सहजन से एक बड़ा कॉर्मास काट लिया। कुछ बार चबाने के बाद उसने आगे कहा, भले ही स्वर्गीय राजा आए, मैं आज यह मेज नहीं छोड़ूंगा। यह वेटर ने एक अजीब अभिव्यक्ति का खुलासा किया, लेकिन जियांग जियाओफान के हाई प्रोफाइल टोन ने उन्हें मध्यस्थ होने की कीमत चुकाने से बचने की अनुमति दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब सुन कीयू ने जियांग जियाओफान की बातें सुनी तो वह इतना क्रोधित हुआ कि उसकी दाढ़ी टेढ़ी होने वाली थी। उन्होंने जियांग जियाओफान को जमकर घूर कर देखा। आसपास का माहौल इतना शांत था कि एक पिन की बूंद भी सुनाई दे रही थी। सुन कीयू आगे बढ़ा और मेज पर अपना हाथ पटक दिया। वह चिल्लाया, एक साधारण सामान्य व्यक्ति मेरा अपमान करने का साहस करता है। यदि आपने मुझे आज जाने दिया तो मैं उदार हो जाऊंगा और जो बीत गया उसे बीत जाने दूंगा। यदि आप नहीं करते। जियांग जियाओफान ने अपने हाथ में सहजन रखा, मेज के किनारे जरी का रुमाल उठाया और अपना मुंह पोंछा। उसने ऊपर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, अगर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा तो तुम क्या करोगे? तुम सचमुच मुझे ऐसा नहीं करने दोगे? मुझे क्यों जाने देना चाहिए? ब्लैक ड्रैगन, ब्लैक टाइगर। सन कीयू की गुस्से भरी चीख के बाद उसके पीछे पृथ्वी मार्शल आर्ट क्षेत्र के 2 विशेषज्ञ आगे बढ़े और जमीन पर गिर पड़े। एक तेज लहर अचानक उठी। मैं यहाँ हूँ। इसी समय जब दुकानदार ने सुना कि कुछ गड़बड़ है तो वह आनन फानन में पीछे के हॉल से बाहर निकला और सलाह दी, भगवान सूर्य कृपया शांत हो जाए। रात को पीने के लिए आकर अपना अच्छा मूड खराब न करें। ये सही है, तो आइए देखें कि दुकानदार कियान इस मामले से कैसे निपटता है, सुन कीयू ने ठंडे स्वर में कहा। कियान लियांग लॉन्गेविटी स्प्रिंग रेस्तरां के दुकानदार थे। कियान परिवार की नींव के रूप में लॉन्गेविटी स्प्रिंग रेस्तरां सैकड़ों वर्षों से समृद्ध था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि स्थिति का आकलन कैसे करना है। वह स्वाभाविक रूप से अधिकारियों को नाराज नहीं कर सकता था, खासकर इस युग में जहां किन्ना नियंत्रित हो जाते थे। उसके लिए हर कदम उठाना और भी मुश्किल था और उसे सावधान रहना था। उसने जियांग जियाओफान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उद्देश्य ये कैसा रहेगा? मैं तुम्हें आज रात के व्यंजनों और शराब की आधी कीमत दूंगा। तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना होगा, तुम टेबल क्यों नहीं बदलते? उन्होंने इसे चतुराई से निपटाया और किसी को नाराज नहीं किया, लेकिन ये कमजोरों को बाहर निकलने का रास्ता देने के लिए था। जियांग जियाओफान के चरित्र के सामने जो थोड़ा सा भी अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सका वह बेकार था। ऐसा नहीं था कि वह जिद्दी था, लेकिन वह सिर्फ इन तथाकथित बड़े शॉट्स के आत्मसंतुष्ट चेहरे नहीं देखना चाहता था। वह बस उसे पीटना चाहता था। 4 चांदी के कनेक्शन, कुल 4 मिलियन तांबे के सिक्के। उसने मेज पटक दी और कहा, आधी कीमत की कोई जरूरत नहीं है। 2 सुराही शराब की और दे दो। आज जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगा। एक बार जब उन्होंने ऐसा कहा तो आसपास का माहौल तुरंत जम गया और आसपास के भोजनकर्ताओं ने भी चर्चा करना शुरू कर दिया। इस बच्चे की रीढ़ की हड्डी है, यहाँ तक कि वह किसी पर्यवेक्षक से दोबारा बात करने की भी हिम्मत करता है। वह सिर्फ एक लड़का है जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता है। उसे ये भी नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई। मुझे लगता है कि वह शायद कल शाही राजधानी से गायब हो जाएगा। क्या ये सही नहीं है? भले ही उसके पास 9 जिंदगियां हों, फिर भी वह किसी पर्यवेक्षक को अपमानित करने के बाद मर नहीं पाएगा। दिलचस्प। सुन कीयू मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। वह निश्चिंत और शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। उसने अपना हाथ उठाया और थोड़ा चौंक गया। तुरंत दबाव की एक लहर जियांग जियाओफान पर दब गई। उस समय वान ताइचुई और अन्य 2 भी लड़ने के लिए तैयार होकर अपनी हथेलियां एक साथ रगड़ रहे थे। धमाका, ऊर्जा की लहर उमड़ पड़ी। हेई लॉन्ग को यह उम्मीद नहीं थी कि पृथ्वी मार्शल आर्ट क्षेत्र का दबाव जियांग जियाओफान को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि जब दबाव टकराया तब भी जियांग जियाओफान का दबाव उससे थोड़ा अधिक मजबूत था। उस पर हेई लॉन्ग ने भी महसूस किया कि इस व्यक्ति का दबाव कमजोर नहीं था। उसने तुरंत उसका समर्थन किया और जियांग जियाओफान की ओर अपना दबाव डाला। आसपास के लोग कृषक थे। वे ये कैसे नहीं देख सके कि जियांग जियाओफान आज बर्बाद हो गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि चीजें उतनी सरल नहीं थी जितना वे सोचते थे। उन दोनों ने एक ही समय में अपना दबाव छोड़ दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियांग जियाओफान इसका सामना करने में सक्षम होगा। वास्तव में जियांग जियाओफान स्वाभाविक रूप से पृथ्वी मार्शल आर्ट क्षेत्र के बाद के चरण में 2 लोगों के दबाव का सामना नहीं कर सका। हालांकि दैवीय शक्ति की महान शक्ति के साथ वह उसी क्षेत्र के दबाव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकता था। चूंकि वह इसका सामना नहीं कर सका, इसलिए वह इसे अनदेखा कर देगा। जियांग जियाओफान की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसने अपना हाथ उठाया और अपने लिए शराब का एक कटोरा डाला। उसने इसे तीनों भाइयों के सामने उठाया और कहा, तुम क्या देख रहे हो? पी लेना। शराब के 2 जार अभी बाकी हैं। आज रात हम तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक हम नशे में न हों। बॉस, आओ, मैं एक आदमी होने के लिए आपका सम्मान करता हूँ। चारों लोगों ने एक ही समय में शराब के कटोरे अपने हाथों में उठाए। उन्होंने अर्थ मार्शल आर्ट क्षेत्र में 2 लोगों के दबाव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। सभी हौंफने लगे। पृथ्वी मार्शल आर्ट क्षेत्र में 2 लोगों के दबाव को नजरअंदाज करने में सक्षम होने के लिए संभवतः उनके पास स्काई मार्शल आर्ट क्षेत्र की ताकत थी। ऐसे युवा लड़के में स्काई मार्शल आर्ट क्षेत्र की ताकत हो सकती है। सुपर ब्लडलाइन के वंशज के साथ केवल एक बड़ा परिवार ही ऐसे युवक की ताकत रख सकता है। शाही राजधानी में स्काई मार्शल आर्ट क्षेत्र में केवल कुछ ही लोग थे। उन्होंने जियांग जियाओफान जैसा कोई व्यक्ति कभी नहीं देखा था। बेशक कोई नहीं जानता था कि यहाँ बैठा व्यक्ति जियांग जियाओफान था, जिसे सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से खोजा था। यदि वे वास्तव में जानते तो सुन कीयू निश्चित रूप से उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता। वाह! उसी समय जियांग जियाओफान के कानों में हवा के टूटने की हल्की सी आवाज आए। उसने अपने शरीर को थोड़ा घुमाया और एक चांदी की सुई लगभग उसकी नाक की नोक के पास से उड़ गई। वह थोड़ा हैरान था, लेकिन सुन कीयू और भी हैरान था। वह बचपन से ही चांदी की सुइयों और छिपे हुए हथियारों का अभ्यास कर रहा था, और ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसके गुप्त हमले से बच सकते थे। आज एक अज्ञात जूनियर ने वास्तव में इसे चकमा दे दिया था। बड़ा अपमान था। उसे मार डालो। सुन कीयू का स्वर ठंडा था, जैसा कि उन्होंने गहरी आवाज में कहा था। एक बार जब उन्होंने ऐसा कहा तो आसपास के सभी भोजनकर्ताओं ने अपने बिलों का भुगतान किया और चले गए। पर्यवेक्षक के स्वर और अभिव्यक्ति के साथ उन्हें आज रात खून देखना तय था। यदि वे फंसाना नहीं चाहते थे तो जितनी जल्दी हो सके छोड़ना बेहतर था।
ब्लैक ड्रैगन और ब्लैक टाइगर जानते थे कि जियांग जियाओफान कमजोर नहीं था। उन्होंने एक ही समय में हमला किया और अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक ही समय में जियांग जियाओफान पर 4 हाथ मुक्कों में बदल गए और मुक्का मारा। स्विश। ठीक उसी समय जियांग जियाओफान ने बैटल स्पिरिट अमृत निगल लिया। कॉम्बैट मार्शल बॉडी और गॉड पावर के समर्थन से वह तुरंत उन दोनों के पीछे दिखाई दिया और वुल्फ टाइगर किल को छोड़ दिया। एक ही समय में उन दोनों की पीठ पर 2 मुक्के लगे। उनमें से प्रत्येक के एक मुक्के ने उन्हें उड़ा दिया। वे कई लकड़ी की मेजों से टकरा गए और कुछ मीटर तक जमीन पर लुढ़क गए। वे तभी रुके जब वे दीवार से टकराए और मुंह से खून उगल दिया। उनमें से एक को आंतरिक चोटें थीं और दूसरे को बाहरी चोटें थीं। वे थोड़े समय के लिए लड़ने की क्षमता खो चुके थे। उस समय उन ग्राहकों को अभी भी लॉन्गेविटी स्प्रिंग रेस तरह से बाहर निकलना बाकी था। पलक झपकते ही सुन कियू के 2 अंगरक्षक ऐसे ही मारे गए। वास्तव में ये जियांग जियाओफान कौन था? मरना। उस समय सुन कियू पूरी तरह से क्रोधित हो गया था। जैसे ही वह एक झटके में जियांग जियाओफान की पीठ की ओर बढ़ा, उसकी हथेलियां चटकने लगीं। क्या तारांकन सीखे? जियांग जियाओफान को गुप्त रूप से झटका लगा। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि ब्लैक ड्रैगन और ब्लैक टाइगर के पास अंगरक्षक के रूप में कोई युद्ध शक्ति नहीं थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सन कियू के पास न केवल युद्ध शक्ति होगी, बल्कि वह रक्तरेखा विरासत के साथ एक बड़ा शॉट भी था। प्रारंभिक चरण का स्काई मार्शल क्षेत्र, थंडर एलिमेंट। जियांग जियाओफान ने हमले से बचने के लिए तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन फिर भी उसकी पीठ पर बिजली गिरी। उसने तुरंत महसूस किया कि उसके बाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि उसकी पीठ से सुन्नता आ गई है। उसकी बाहें कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। तुम अब भी चकमा देने की हिम्मत करते हो? मैं आज आपको घमंडी होने के परिणामों के बारे में बताऊंगा। बोलने के बाद सन कियू का शरीर विद्युत धाराओं से ढक गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और सीधे जियांग जियाओफान पर हमला कर दिया। इस तात्विक शक्ति को तुच्छ नहीं समझा जाना चाहिए, विशेषकर इस बिजली वाले तत्व को। यह और भी घातक था, और अगर वह सीधे इसे छूता तो शायद उसे बहुत नुकसान होता। जैसे ही जियांग जियाओफान एक चाल चलने वाला था, लॉन्गेविटी स्प्रिंग रेस तरह के प्रवेश द्वार से एक चिल्लाहट आए। शाही राजधानी के भीतरी शहर में कौन परेशानी पैदा कर रहा है? सुन कियू की मुट्ठी जियांग जियाओफान के चेहरे को छूने वाली थी, लेकिन वह रुक गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे देखा, ये जियांग जियाओफान ही था जिसने 2 लोगों को घायल कर दिया था और परेशानी पैदा की थी। यदि उसने जियांग जियाओफान को घायल कर दिया तो चीजें संभवतः और अधिक जटिल हो जाएंगी। भीतरी शहर में केवल एक ही विभाग था जो इस तरह के स्वर में बोल सकता था और शाही राजधानी की शांति का प्रबंधन कर सकता था, रॉयल गार्ड्स। सुन कियू जल्दी से घूम गया। इस समय उसके पीछे 2 लोग खड़े थे। वे चांदी के कवच पहने हुए थे और वे रैंक 4 इंपीरियल गार्ड थे। हालांकि वे उसके समान रैंक के थे और केवल कुछ 100 सैनिकों की कमान संभालते थे, वे सभी वास्तविक इंपीरियल गार्ड थे। वे बाहरी शहर के सैनिकों से बिल्कुल अलग स्तर पर थे। पुनश्च रॉयल फॉरेस्ट गार्ड्स प्रमुख 4थी रैंक, रॉयल फॉरेस्ट गार्ड्स प्रमुख 9वीं रैंक। हर कोई कृपया इसे मिश्रित न करें। आधिकारिक पद ठीक से स्थापित न करना मेरी सारी गलती है। मैं इसे अब और नहीं बदल सकता। सुन कियू ने जियांग जियाओफान की नाक की ओर इशारा किया और कहा, सरों, ये बच्चा यहाँ परेशानी पैदा कर रहा है। जल्दी से उसे नीचे उतारो ताकि वह शाही राजधानी की सुरक्षा को खतरे में न डाले। वे रात में गश्त करने से पहले अपने अधिकारियों के लिए एक टेबल आरक्षित करने के लिए लॉन्गेविटी रेस्तरां में आए थे। उन्हें ऐसी किसी चीज का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। दोनों ने जियांग जियाओफान की ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। वे तेजी से आगे बढ़े। जियांग जियाओफान के पास खड़े होकर सुन कियू के होंठ मुड़ गए और धीमी आवाज में कहा, बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मुझसे किससे लड़ना है? सन कियू का आत्मसंतुष्ट रूप देखकर जियांग जियाओफान का दिल नहीं दिगा। आसपास के भोजनकर्ताओं और दुकानदार कियान लियांग ने भी राहत की लंबी सांस ली। आखिरकार वे इस छोटे लड़के का पीछा कर सके, अन्यथा आज रात गंदगी को साफ करना आसान नहीं होगा। हालांकि हर किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों जियांग जियाओफान के सामने आए और अपनी मुट्ठियां पकड़ लीं। लॉर्ड जियांग। सुन कियू की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने जियांग जियाओफान को अविश्वास से देखा। यदि उसने इसे अपने कानों से नहीं सुना होता तो उसे विश्वास नहीं होता कि 2 रैंक 4 रॉयल गार्ड वास्तव में लिनन में इस युवक को भगवान कहेंगे। जियांग जियाओफान ने अपना हाथ हिलाया। मुझे प्रभु मत कहो, मैं सिर्फ एक छोटा अधिकारी हूँ। यह उल्लेख करने लायक नहीं है। उसका। चारों ओर के लोग हौंफने लगे। रॉयल गार्ड्स, सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित एक विभाग को इतना सम्मानजनक बनाने में सक्षम होने के लिए कुछ उच्च रैंकिंग अधिकारियों के अलावा ये केवल रॉयल गार्ड्स का कमांडिंग ऑफिसर हो सकता है। उस स्थिति में जियांग जियाओफान कम से कम 3रे दर्जे का आयरन आर्मर्ड रॉयल गार्ड था। लॉर्ड जियांग, आयरन आर्मर्ड रॉयल गार्ड, जब तक उन्हें अच्छी तरह से जानकारी थी, वह स्वाभाविक रूप से कुछ दिन पहले बाहरी शहर में इंपीरियल उपकरण विभाग की घटना के साथ साथ राजकुमारी के निजी अंगरक्षक आयरन से संपर्क करने में सक्षम होंगे। बख्तरबंद रॉयल गार्ड, जियांग जियाओफान। ये सोचकर सुन कियू जल्दी से झुक गया। भगवान जियांग, मेरी आंखें तो हैं, लेकिन मैं माउंट ताई को पहचानने में असफल रहा। कृपया मुझे क्षमा करें। आसपास के सभी भोजनकर्ता मौके पर ही स्तब्ध रह गए। ये वास्तव में ड्रैगन किंग के मंदिर के खिलाफ पानी की दौड़ की तरह था। उन्होंने न केवल अपने ही लोगों का खंडन किया, बल्कि उन्होंने एक और भी उच्च अधिकारी का भी खंडन किया। क्या ये परेशानी की तलाश नहीं थी? जियांग जियाओफान नाराज नहीं थे। इसके बजाय वह कुर्सी पर वापस बैठ गया और कियान लियांग को देखकर मुस्कुराया। दुकानदार, मेरी शराब अभी तक क्यों नहीं परोसी गई? कृपया एक क्षण रुकें। आधी कीमत, आधी कीमत, आधी कीमत। धन्यवाद। जियांग जियाओफान ने कंधे उचकाए, फिर सन कियू की ओर देखा और कहा, क्या तुम खाना नहीं चाहते? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको सीख दूं? कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। प्रभु, कृपया अपने भोजन का आनंद लें। सन कियू ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछ लिया। तो जाओ अपना काम करो, मेरे भोजन में खलल मत डालो। हाँ, ब्लैक ड्रैगन और ब्लैक टाइगर ने एक दूसरे का समर्थन किया और सन कियू के साथ लॉन्गेविटी स्प्रिंग रेस तरह से लंगड़ाते हुए बाहर निकले। इस समय आसपास के सभी ग्राहक जियांग जियाओफान को ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे। वह भी अभी एक मामूली सामान्य व्यक्ति था और अब वह इन अहंकारी उच्च रैंकिंग अधिकारियों को डराते हुए एक उच्च स्तरीय खिलाड़ी बन गया था। दरअसल सन कियू रॉयल गार्ड से नहीं डरते थे। मुख्य बात यह थी कि जियांग जियाओफान के पास लॉन्गशी जैसा मजबूत समर्थक था। इसके अलावा अदालत में हर कोई उसकी पहचान के बारे में जानता था। राजकुमारी लॉन्गशी ही अपनी पुरानी बीमारी को ठीक करने की एकमात्र उम्मीद थी। यदि वह घायल हो गया और महामहिम ने उसे दोषी ठहराया तो उसके लिए अपनी पैतृक कब्र न खोदना और अपनी लाश को कोड़े न मारना एक हल्की सजा मानी जाएगी।
इस वक्त बाहर से आए कदम। एक दर्जन लोग लॉन्गेविटी स्प्रिंग रेस्तरां में चले गए और जियांग जियाओफान ने एक नज़र में सामने के 2 लोगों को पहचान लिया। ये था और दूसरा व्यक्ति ये हाव था। वे परिचित थे और पहले भी एक दूसरे की मदद कर चुके थे। इसके अलावा वे एक ही विभाग से थे। स्वाभाविक रूप से वे काफ़ी उत्साही थे। युवा हीरो जियांग भी यहाँ है। यही मुस्कुराया और थोड़ा झुका। आखिर जियांग शियाओफान ने बचा ली थी जान। यह एहसान आसानी से चुकाया नहीं गया। ये हाव भी चौंक गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और जियांग जियाओफान का कंधा थपथपाया। बुरा नहीं, मैंने आपको कुछ महीनों से नहीं देखा है, इसलिए मैं कुछ चीज़ों की जांच करने के लिए बाहर गया था। जब मैं वापस आया तो मैंने सुना कि आप रॉयल गार्ड बन गए हैं। ये हाव के लिए जियांग जियाओफान की कीमिया क्षमता वास्तव में अलौकिक थी। यहाँ तक कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण क्षण में राजकुमारी की जान भी बचा ली। अन्यथा वह अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा। ये भी एक कारण था कि उन्होंने जियांग जियाओफान की प्रशंसा की। जियांग जियाओफान खड़े हुए और ये हाव को देखकर मुस्कुराए। ये सही है, मास्टर वेई ने कहा कि मैं केवल घोड़ों को खिलाने के लिए रॉयल गार्ड्स में जा सकता हूँ। फिर मुझे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना होगा, अन्यथा वह मुझे हेय दृष्टि से देखेगा। हा, ये हाव हंसे और बोले, चून की पुराने दोस्त आज फिर से मिल गए हैं, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आज आपको आधी कीमत पर छूट दूंगा। सब लोग एक साथ बैठो, मैं आप सभी को एक नए अधिकारी के रूप में मानूंगा। चलो जश्न मनाएं। ये देखकर कि ये हाव अस्वीकार करने वाला था, जियांग जियाओफान ने एक बड़ा कटोरा उठाया और उसे शराब से भर दिया। कुछ मत कहो, ये सब शराब में है। कुछ लकड़ी की मेजों को एक साथ रखने के बाद एक दर्जन रॉयल गार्ड एक घेरे में बैठ गए। व्यंजन स्वादिष्ट थे और शराब मधुर थी। आंतरिक शहर से लेकर बाहरी शहर तक, दैनिक जीवन से लेकर दैनिक जीवन तक, हर किसी ने बातचीत करते हुए बहुत अच्छा समय बिताया। शाही राजधानी पहुंचने के बाद से यह रात जियांग जियाओफान की सबसे हार्दिक रात थी। ये हाव और अन्य को आधी रात में रात्रि गश्त पर जाना पड़ा, इसलिए वे तितर बितर हो गए। एक भोजन की कीमत 2 मिलियन तांबे के सिक्के हैं। एक दर्जन मजबूत पुरुषों का खर्च छोटा नहीं था, लेकिन जियांग जियाओफान ने कभी भी इस पैसे की परवाह नहीं की। 2 चांदी के सिक्कों ने उसे एक रात के लिए खुश कर दिया और यह इसके लायक था। एक शांत रात के बाद जियांग जियाओफान और तीनों भाई शराब के नशे में गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह जियांग जियाओफान बहकर सीधे इंपीरियल पैलेस के प्रवेश द्वार पर चला गया। ज्यादा शराब पीने के कारण जियांग शियाओफान को हैंगओवर हो गया और उन्हें चक्कर आने लगे। सौभाग्य से उसने उसे शांत करने के लिए एक अमृत को परिष्कृत किया, जिससे उसे बेहतर महसूस हुआ। लॉन्गशी लंबे समय से दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। जियांग जियाओफान को देखने के बाद वह जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, मास्टर, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ, यह क्या है? जियांग शियाओफान ने असमंजस में पूछा। लॉन्गशी ने अपने गुलाबी होंठ सिकुड़ते हुए कहा, पिता ने कहा कि सीधे अमर निवास पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये जल्द से जल्द 1 महीने बाद होगा। 1 महीना? जियांग जियाओफान बुदबुदाया, फिर मुस्कुराया और कहा, ठीक है, फिर तुम्हें इस महीने कड़ी मेहनत करनी होगी। हाँ, इसके बाद जो कुछ भी हुआ वह स्वाभाविक रूप से सरल और कठिन था। एक सीधे आदमी के रूप में जियांग जियाओफान के मन में निष्पक्ष सेक्स के प्रति कोमल भावनाएं कैसे हो सकती हैं? चूंकि उसने कहा कि वह इसे बर्दाश्त कर सकती है, तो वह भूल जाएगा कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा नहीं था कि जियांग जियाओफान एक पर पीड़ित थे। मुख्य बात यह थी कि उसके भौतिक शरीर का सुधार सीधे ये निर्धारित करेगा कि क्या वह जियो ड्रैगन वंश की पहचान प्राप्त कर सकता है और डेंटियन को खोल सकता है। साथ ही ये लॉन्गशी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उनका उल्लेख नहीं करने के लिए यहाँ तक कि जियांग जियाओफान ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि ईश्वर स्तर की रक्त रेखा शक्ति जो उन्होंने 10 वर्षों से अधिक समय से जमा की थी, एक ही बार में उनके डेंटियन से मुक्त हो जाएगी। हालांकि लॉन्गशी एक राजकुमारी थी और आमतौर पर नाजुक थी, उसने इस मामले में अपने दांत पीस लिए और बिल्कुल भी मना नहीं किया। उसने खुद को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की। इससे जियांग जियाओफान भी अपने गुरु के रूप में बहुत संतुष्ट हो गई। बेशक जब लॉन्गशी अपने भौतिक शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, जियांग जियाओफान भी निष्क्रिय नहीं था। उसे एक कोना मिल गया और वह फिर से कीमिया के लिए दौड़ने लगा। अब जब उनके पास आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की एक बड़ी मात्रा थी, तो यह एक अपशिष्ट होगा यदि वह कीमिया के लिए जल्दी नहीं करते। वह जो करना चाहता था वह स्वर्ग श्रेणी की कीमिया को तोड़ना और एक अमर श्रेणी का कीमियागर बनना था। डिवाइन मेडिसिन किंग बुक में अमर गोलियों के बहुत कम रिकॉर्ड थे। उन्हें लगा कि यह 100 रिफाइनमेंट्स डिवाइन बुक के समान हो सकता है। उसका क्षेत्र पर्याप्त ऊंचा नहीं था, इसलिए वह उच्च स्तर की चीजें नहीं देख सकता था। यदि वह एक अमर श्रेणी का कीमियागर बन जाता तो संभवतः वह उत्तरी सीमा और यहाँ तक कि संपूर्ण स्पिरिट ब्रिलियंस वर्ल्ड का सबसे सुंदर व्यक्ति बन जाता। अमृत डालने और भंडारण रिंग में रखने के बाद इसे अगले सेकंड में हेंजू द्वारा ले जाया जाएगा। चाओ मो पक्ष में शिकायत कर रहे थे। हालांकि इस समय महल में एक खबर ने पूरे शहर को उबाल दिया। अमर निवास की खेती को आगे लाया गया और कोटा की पुष्टि 1 महीने बाद की जाएगी। शाही परिवार के 20 सदस्य एक व्यक्ति को अंदर ला सकते थे। राजधानी में 20 अधिकारी थे। इनके अलावा जो लगभग पूर्व निर्धारित थे, कुल 50 स्थान बचे थे। इन स्थानों को गोल्डन आर्मर्ड इंपीरियल गार्ड चूहेंग और युद्ध मंत्रालय के कमांडर बायमोक सिंह द्वारा विभिन्न कुलों के सैनिकों और शिष्यों में से चुना जाएगा। हर 3 साल में एक बार होने वाली अमर निवास की खेती ने कई लोगों को इसके लिए तरसने पर मजबूर कर दिया। यह एक अद्भुत पवित्र भूमि भी थी जिसका शाही राजधानी के सभी कृषकों ने पीछा किया। सफलतापूर्वक प्रवेश करने के लिए सभी ने कड़ी मेहनत की। कुछ समय के लिए हथियार, अमृत और शहर के बाहर घने जंगल लोकप्रिय हो गए। चाहे वे अमीर हो या गरीब, मजबूत हो या कमजोर, वे सभी यहाँ लड़ेंगे।